हे एवरीवन, आई एम सी एस खंडेलवाल एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम मिले हैं डिस्कस करने केस सिनेरियोस 1 to 20। एक मिनट कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई गुस्सा नहीं करेगा। नहीं, रुको। एक मिनट सर, आप तो बहुत पहले लेके आने वाले थे, अभी तक क्यों नहीं लाए? बेटा मैं क्या सोच रहा था पहले कि पुराने वीडियोस को मर्ज करके ऐसा कुछ करूंगा, बट उसमें ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता, इसलिए मैंने वो नहीं किया। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं 1 to 20 का पूरा नया वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ आपको, प्लस 21 to 30 में सिर्फ 3 चेंजेस है, वो मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। बाकी आपको पुराना वीडियो ही देखना है, ठीक है? तो अपन इस मैनर में करने वाले हैं। तो 1 to 20 जो केस सिनेरियोस आज हम कर रहे हैं वो बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में कर रहे हैं। सर व्हाट इज एग्जाम ओरिएंटेड मैनर, उसमें आप ऐसा क्या कर रहे हो? तो बेटा अपन क्या करने वाले ना, अपन उसमें बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस जितने प्रोविजन उसमें आए हैं सारे प्रोविजन रिकॉल करेंगे। जहाँ जहाँ उन्होंने ट्रिकी पॉइंट्स दिए, जहाँ आपको पकड़ने की कोशिश की है, जहाँ जहाँ आपकी गलतियाँ करवाना चाहता है इंस्टीट्यूट, वो पकड़ लेंगे अपन, और पूरा केस सिनेरियो पढ़ेंगे नहीं, ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है? तो मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे। आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको 1 to 20 तक केस सिनेरियोस आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है? आपको संतुष्टि आ जाएगी, सेटिस्फेक्शन आ जाएगा मन में। चिंता मत करो, मेरे पे छोड़ दो, ठीक है? मेरे साथ करो, बस बैठो। ये बहुत ही कम टाइम का वीडियो रहेगा एंड कम टाइम में अपन इसको कवर करेंगे, सो दैट लास्ट डे पे भी बच्चे देख ले और एंड उनके प्रोविजन सारे कवर हो जाए, जो जो यहाँ पूछे हैं, और जो जो ट्रिकी पॉइंट्स इंस्टूडेंट डाला है वो सब कवर हो जाए, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। बहुत बातें हो गई, बस आखिरी बात ये कि इसकी जो आपको शीट है, जो सॉल्यूशन है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वहाँ से ज्वाइन ना हो तो CA खंडेलवाल सर्च करना जाके वहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है? बहुत बातें हो गई, लेट्स स्टार्ट। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इसमें फर्स्ट केस सिनेरियो एकदम इजी है, पार्टनरशिप फर्म पे। सर तो पार्टनरशिप फर्म पे कैसा केस सिनेरियो है? देखो एकदम इजी, बेसिकली इंटरेस्ट, सैलरी, ये सब के बारे में पूछा है। तो ये देखो, फर्स्ट है LPG पार्टनरशिप फर्म, इसमें 3 पार्टनर है, जय गोपाल माधव, ठीक है? पहले जयेश था, वो 1/4/21 को एक्सपायर हो गए, उनकी जगह उनके लीगल हारा है जय, ठीक है? उस डेट पे सेम अनदर पार्टनर मिस्टर राज ऑल्सो गॉट रिटायर्ड ऑन सेम डेट, तो राज भी रिटायर हो गए उसमें से। तो सर जो एक्सपायर हुए और उनके बदले उनके लीगल हायर आ गए, उसमें कोई टेंशन नहीं है। पर जो रिटायर हो गए उनका अपन बिजनेस लॉस जो अनएब्जॉर्ब्ड का शेयर है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। यहाँ ये देके ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, बेसिकली थर्ड क्वेश्चन, उसमें क्या पूछा है कि बिजनेस लॉस है और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, वो आप कितना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? तो बिजनेस लॉस बेटा, जो उनका शेयर है ना, जो रिटायर हो गए, उनका अपन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जो एक्सपायर हुए पर उनकी जगह उनके लीगल हायर आ गए, उनका आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट जो रिटायर हो गए उनका आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। 3 लाख का बिजनेस लॉस था, डिवाइड बाय 4 करेंगे अपन तो आएगा 75,000। तो बेटा एक का जो है, जो रिटायर हो गए, उनका हम 75,000 कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, करेक्ट? तो हम सिर्फ 225 कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में ऐसा कोई रूल नहीं है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में ऐसा कोई रूल नहीं है, पूरा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 में देखो क्या पूछा है, सैलरी कितनी क्लेम कर सकता है फर्म? तो सैलरी में देखो बेटा, सिर्फ वर्किंग पार्टनर की सैलरी क्लेम कर सकता है फर्म सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स की सैलरी क्लेम कर सकता है। तो देखो ये 30,000 और 28,000, 58,000 इंटू 12, 696, इट इज़ द आंसर, ठीक है? ये फर्म कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। सर इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन अपना, अच्छा 1.1 कर लेते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा सर, इंटरेस्ट कितना अलाउड रहेगा? अब देखो इंटरेस्ट के लिए बेटा यहाँ पे दिया है, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स इंक्लूडिंग 120 पेड टू गोपाल फॉर लोन गिवन बाय गोपाल HUF। तो ये पार्टनर को रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में मिला है, ये इंडिविजुअल पार्टनर को रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में मिला है। तो आपको पता है ये 40B की लिमिट में नहीं आता, ठीक है? तो 120 यहाँ से हटा देंगे तो 420 बाकी देखेंगे अपन, 420 में कितना अलाउड रहेगा, कितना नहीं अलाउड रहेगा, ठीक है? तो 120 हटाए तो बचा 420। अब सर देखो यहाँ पे इसमें दिए हुआ है अपने को कि 16% पे इंटरेस्ट पे किया गया है, आपको पता है कितना अलाउड रहता है? 12%, करेक्ट बात, ठीक है? दूसरी बात सर, पे हुआ है सर 1/7/21 से, मतलब 9 मंथ्स का ही पे हुआ है, 9 मंथ्स का पे हुआ है, करेक्ट? और सर पार्टनरशिप डीड एंटर कब हुई है? 1/1/22 को, मतलब 1 जनवरी 22 को, तो जनवरी फेब मार्च 3 मंथ्स का अलाउड रहेगा। देखो 16% पे हुआ है, 12% अलाउड रहेगा, ठीक है? 9 मंथ्स का पे हुआ है ना? एंड अलाउड कितना रहेगा उसमें से? 3 मंथ्स का। तो एक तो अपने को 12% वाला एडजस्टमेंट करना है, 16 to 12 वाला, और एक 9 to 3 वाला करना है, ठीक है? अब देखो इंटरेस्ट एक्चुअली पे कितना हुआ है, इंटरेस्ट एक्चुअली पे कितना हुआ है? 16% सर।
9 मंथ्स के लिए, तो इफेक्टिव रेट कितना होगा 12% पे हुआ है बेसिकली, ठीक है। और इंटरेस्ट अलाउड कितना है सर 12%, और अगर वो 9 मंथ्स के लिए अलाउड रहेगा तो इफेक्टिव होता है 9%, 9/12 से मल्टीप्लाई किए तो, ठीक है। तो बेसिकली 9 अलाउड था, आपने 12 पे कर दिए, ठीक है। तो अपन डिवाइड बाय 12 इंटू 9 कर देंगे सबसे पहले, ठीक है। दूसरी बात, आपने 9 मंथ्स का पे किया बेटा, 9 मंथ्स का पे किया बट 3 मंथ्स का अलाउड है, तो डिवाइड बाय 9 मंथ्स इंटू 3 मंथ्स कर देंगे, तो 420 इंटू डिवाइड बाय 12 इंटू 9 इंटू डिवाइड बाय 9 इंटू 3, ठीक है। ये अपना आ गया 105, तो 225 इज अलाउड, 120 जो अपने को रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दिया है अपन ने, और 105 उसके अलावा, ठीक है। इतना हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा बेटा टोटल इनकम ऑफ फर्म कितनी रहेगी, तो बेटा जीपी तो अपने को तुरंत निकल जाएगा, ग्रॉस टर्नओवर इतना है और एक्सपेंस इतना है, ठीक है। तो 19 लाख अपना जीपी निकल गया। अब 19 लाख में से अलाउड कितना कितना रहेगा सर, इंटरेस्ट अपन ने निकाले ऊपर 225 अलाउड है, सैलरी अपन ने निकाले 696 अलाउड है रेम्यूनरेशन, इसके अलावा बिजनेस लॉस अपन निकाले 225 अलाउड है बिजनेस लॉस, और जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो पूरा अलाउड है 150 का अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो वो माइनस कर देंगे पूरा, तो 6,04,000 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन्स in the hands of firm that assuming that the land acquired from Gopal was sold on 28 to 22 for 25 lakh to Mr. Jack, FMV and SDV on the date is 30 lakh and 28 lakh, तो अपन SDV देखते हैं, ठीक है। 25 लाख पे बिका हुआ है, ठीक है। 25 लाख का 110% कितना होता है बेटा 27.5, और SDV कितना है 28 लाख, तो क्या लेंगे अपन SDV लेंगे 28 लाख, तो SDV अपने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लिए 28 लाख, और अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था उसका 20 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि अपने 20 लाख में लिया हुआ था, तो 28 माइनस 20 अपना 8 लाख का गेन आ जाएगा, ठीक है। वेरी इजी, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 269 SS ST और T का क्वेश्चन है। तो पहले हम प्रोविजन याद कर लेते हैं फट से, मेरे साथ बोलने का, ना लेने का ना देने का, फिर से बोलो, ना लेने का ना लेने का ना देने का, फिर से बोलो, ना लेने का ना देने का, ठीक है। अब बोलो 269 SS ST T, SS ST T, SS ST T, SS ST T, ना लेने का ना देने का। अब लिमिट बोलो, 20,000 2 लाख 20,000, 20,000 2 लाख 20,000, तो क्या हुआ, ना लेने का 20,000 ना लेने का 2 लाख ना देने का 20,000, ना लेने का 20,000 ना लेने का 2 लाख ना देने का 20,000, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसकी पेनल्टी क्या में आती है 271 DDAE, पेनल्टी क्या में आती है 271 DDAE, ठीक है। तो पेनल्टी ऐसे आती है, तो आपको याद हो गया ये, ठीक है। तो अब पहला देखते हैं अपन, तो इन्होंने लोन लिया 25 लाख का कैश में, ये कैश की बात चल रही है ना पूरी, 25 लाख कैश में, 21,000 कैश में और 11,000 कैश में, A B और C से, तो अलग अलग पर्सन से लिया है, तो 20,000 की लिमिट अलग अलग देखेंगे, तो ये वाला तो लिमिट के बाहर हो गया, ये मतलब डिसअलाउंस रहेगा, ये भी डिसअलाउंस रहेगा, बट ये 11,000 20,000 से कम है, तो ये वाला अलाउड रहेगा। तो 25 लाख 21,000 इज डिसअलाउड, कौन से में, न लेने का 20,000 से ऊपर, तो 269 SS, ठीक है। ये कॉन्ट्रवेंशन है इसका, करेक्ट। अब यहाँ पे ने लोन रिपेमेंट्स किए, ना लेने का ना देने का मतलब 269 T में चला गया ये, ठीक है। अब अपन ने इसमें देखो एक ही पर्सन को पे किया, ए को, तो पूरा सब कुछ देख लेंगे अपन लिमिट में, बट ना यहाँ पे अकाउंट पे चेक और RTGS से ये वाला दोनों अमाउंट हुए हैं, ये जो 2,50,000 है और 21,000 है, ये अकाउंट पे चेक से और RTGS से हुए हैं, तो ये चलता है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट पहला जो है ये कैश में हुआ है, और ये लास्ट वाला भी क्रॉस चेक से हुआ है, तो ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो 15 + 8 मिला कितना होता है 23,000, और ये मोर देन 20,000 है, तो ये क्या रहेगा डिसअलाउड, कौन से सेक्शन में 269 T में, करेक्ट। अब देखो MCS प्राइवेट लिमिटेड ने को और अमाउंट मिला एक ट्रांजेक्शन में 2 लाख फॉर सर्विसेज रेंडर टू श्याम एंड 90,000 फ्रॉम मिस्टर अंकित, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसमें अलग अलग देखेंगे, इसमें भी अलग अलग पर्सन से मिला, तो ना लेने का 2 लाख बोला था अपन ने, ठीक है, सेकंड वाला, तो 269 ST में चला गया ये, तो ये 2 लाख और मोर पे लगता है वो ना, तो अपने 2 लाख लिए तो नहीं चलेगा, ये 90,000 चल जाएगा क्योंकि 2 लाख से कम है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि फर्स्ट में पेनल्टी कितनी लगेगी, तो फर्स्ट वाला जो था कैश में जो अपन ने अमाउंट कौन सा लिए, जो अमाउंट लिए ये वाला, ठीक है, इसमें पेनल्टी किस में लगेगी, डिसअलाउंस होगा
269 SS का, और पेनाल्टी किस में आएगी 271D। देखो आंसर 271D की पेनाल्टी 25,21,000। ठीक है, अब मैंने याद कराया था आपको DDAE, तो सेकंड वाला कौन सा है, लोन रिपेमेंट न देने का, काय में आया था, ये टी में आया था 269 SSSTT, न देने का 20,000 से ऊपर, तो 269T का वो है डिसअलाउंस। पेनाल्टी काय में आती है बोलो मेरे साथ, DDAE, तो ई की पेनाल्टी हो गई, तो 23,000 की पेनाल्टी काय में आ गई, ई में आ गई 271E। ठीक है, 2.3 इसमें जो इन्हें सर्विस सेंटर किया उसमें पेनाल्टी लगेगी क्या, यस, इसमें डिसअलाउंस होगा 269 ST का, करेक्ट, और डिसअलाउंस काय में, पेनाल्टी काय में आएगी DDAE, तो बीच वाला DA, तो DA की पेनाल्टी 2 लाख की। ठीक है, तो याद हो गया SSSTT DDAE। बेटा इसका मेरा वो भी है, क्या बोलते हैं, ऑडियो क्लिप भी है किसमें, टेलीग्राम चैनल पे, वो सुन लेना जाके। ठीक है, 2.4 व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर AY 22-23 एंड द अमाउंट ऑफ पेनाल्टी लेविएबल इफ द कंपनी डज नॉट फाइल इट्स टैक्स ऑडिट रिपोर्ट विद इन ड्यू डेट। बेटा 39/22 होती है, करेक्ट, और पेनाल्टी कितनी होती है 0.5% ऑफ टर्नओवर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1.5 लाख, तो ये आंसर आ जाएगा, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसी बहुत कम टाइम में अपन पूरे क्वेश्चंस कर लेंगे। अब देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने, थर्ड क्वेश्चन में 3 फर्म है, एक LLP है, और इन लोग बात करने वाले हैं 44 AD AE और ADA की। तो ये रिटेल ट्रेडिंग में है, ये बिजनेस ऑफ प्लाइंग में है, मतलब 44 AE वाला हो गया ये होलसेल ट्रेडिंग में है, मतलब 44 AD, और ये इंटीरियर डेकोरेशन मतलब 44 AD है। ठीक है, तो इन्हें सबके इनके टर्नओवर दिए, ग्रॉस रिसीट्स दी हुई है। ठीक है, अब बेटा इसमें एक बात ध्यान रखना है अपने को, जो अमाउंट रिसीव होता है काय से, कैश से मिलता है जो पैसा, वो होता है 8% से टैक्सेबल, मतलब 8% लिखते हैं उसको, और जो RTGS वगैरह से मिलता है, ठीक है, वो इस पे लेते हैं अपन 6%। ओके, अब ना यहाँ पे अपन ने 6% और 8% में थोड़ा सा ऐसा उल्टा उल्टा कर दिया, रुक जाओ, ठीक है, यहाँ पे ये हटा दो यहाँ से उल्टा उल्टा लिख दिया शायद अपन ने। ठीक है, तो हाँ, तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि विच ऑफ द 4 एंटिटीज आर एलिजिबल टू डिक्लेयर इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। ठीक है, तो सर एक बात ध्यान रखना है अपने को, इंडिविजुअल HUF फर्म ये इनको 44 AD ये सब मिलता है। ठीक है, AD है वो सब, बट LLP को नहीं मिलता, एक्सक्लूडिंग LLP होता है वहाँ पे, आपको बात ध्यान होना चाहिए। तो LLP कौन सा है सर, ये LLP है, तो इसको नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिल जाएगा। LLP को नहीं मिलता, बाकी सबको मिल जाएगा, ये पॉइंट पूछा है यहाँ पे, ये पॉइंट टेस्ट किया है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सर बिजनेस इनकम कितनी होगी ABN कंपनी एंड PQN कंपनी की। देखो ABN कंपनी को 170 लाख मिला है RTGS से, तो 6%, 170 लाख कहाँ गया, ये 150 और ये 20, ये इनको मिला कैसे RTGS से, बाकी मिला इनको कैश से, तो कैश वाले पे लगता है बेटा 8% और बचे हुए लगता है 6%। ठीक है, तो अपन 6% और 8% लगा देंगे, तो ये 6% 8%, ठीक है, 12.6 और 4.5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये 12.6 इसका आ जाएगा ABN कंपनी का, एंड इसमें भी अपन अगर लगाएंगे, एक मिनट, कौन से, PQN कंपनी, ठीक है, तो ये 4.5 आ जाएगा। अब सर इसमें जो PQN कंपनी है ये LLP है, तो इसको 44 AD अलाउड नहीं है, तो इसको कितना आएगा सर, इनका 4.5 ही लेंगे सीधे सीधे, इसमें अपन वो 6% 8% नहीं लगाएंगे, सीधे 4.5 ले लेंगे, क्योंकि इनको 44 AD एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ओके। 3.3 व्हाट इज द बिजनेस इनकम टू बी डिक्लेयर्ड बाय LMN कंपनी फॉर AY 22-23 अज्यूमिंग दैट द फर्म विशेस टू मेक मैक्सिमम टैक्स सेविंग विदाउट गेटिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड। अब ये LMN कंपनी है सर, कौन सी, ये, तो ये क्या करती है बेटा, ये बिजनेस ऑफ प्लाइंग का इनका बिजनेस है। तो देखो यहाँ पे ये व्हीकल्स दी हुई है, अब व्हीकल्स का अपने निकालना पड़ता है, तो प्रोविजन याद कर लेते हैं पहले कि इनकम अंडर सेक्शन 44A अपन कैसे निकालते हैं। तो देखो हैवी गुड्स व्हीकल निकालते हैं अपन 1000 पर टन पर मंथ पर पार्ट और पार्ट, ठीक है, 1000 पर टन पर मंथ और पार्ट। ठीक है, अदर व्हीकल का 7500 पर मंथ और पार्ट। ठीक है, फिर से बोलो मेरे साथ, हैवी गुड्स व्हीकल का क्या करते हैं अपन 1000 पर टन पर मंथ और पार्ट, और अदर व्हीकल का 7500 पर मंथ और पार्ट। ठीक है, अब सर इसमें क्या करते हैं ना, इसमें ना हम हैवी व्हीकल किसको मानते हैं, हैवी व्हीकल उसको मानते हैं जिसका वेट 12,000 से ज़्यादा है,
12,000 से ज़्यादा है उसका वेट, उसको हम हैवी गुड्स व्हीकल मानते हैं। मतलब सर, मतलब जो एग्जैक्टली 12,000 होगा, क्या वो हैवी गुड्स व्हीकल होगा? नहीं, जो एग्जैक्टली 12,000 है वो हैवी गुड्स व्हीकल नहीं है। तो इसको छोड़ के मतलब ये सिर्फ 13,000 हैवी गुड्स व्हीकल है, बाकी कोई हैवी गुड्स व्हीकल नहीं है। तो सब में अपन 7,500 पर मंथ लेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ व्हीकल, और मंथ निकालेंगे, ठीक है। और इसमें लेंगे अपन 13 व्हीकल, 13 जो है इसका टन, ठीक है, 13 टन से इंटू 1000 पर टन, और 2 व्हीकल्स है 4 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे इसका आंसर निकालेंगे। तो बेटा इसमें ना एक बात आपको और इसमें ट्रिकी पूछी है, एक तो 2 चीज़ ट्रिकी है इसमें, क्या क्या, एक तो ये 12,000 वाला दिया, तो अपने को याद रहेगा ही नहीं कि 12,000 एग्जैक्टली को अपन क्या लेते हैं। तो बेटा 12,000 से ज़्यादा होना चाहिए हैवी गुड्स व्हीकल के लिए, ये पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे अपन लेते हैं डेट ऑफ परचेस, डेट ऑफ व्हेन फर्स्ट पुट यूज़ नहीं लेते। यहाँ पे 44 ए में क्या करते हैं हम, 44 ए में अपन क्या करते हैं, जिस डेट को अपन ने परचेस किया वही लेते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा अपन देखते हैं कब से ओन किया गया है, ठीक है, कब से यूज़ किया गया वो इसमें नहीं देखते, ठीक है, ओके। तो बेटा ये दोनों पॉइंट इसमें ट्रिकी थे। एक और पॉइंट ट्रिकी है, देखो यहाँ पे क्या आंसर आया, 636,500 आंसर आ गया। तो 636,500 अपन आंसर चुपचाप लिख देंगे, कहाँ गया ये, बिना सोचे समझे एग्जाम में। बट आपको एक बात बता दूं, इसमें एक और मस्त ट्रिकी पॉइंट है, क्या कि ना 40B का जो सैलरी और इंटरेस्ट का डिडक्शन होता है ना, वो भी अलाउड होता है इसमें। 44 AD और ADA में सैलरी और इंटरेस्ट अलाउड नहीं रहता, पार्टनर्स को देते हैं अपन जो 44 AD में और ADA में जो अपन सैलरी और इंटरेस्ट पार्टनर्स को देते हैं वो अलाउड नहीं रहता, बट 44 AE में वो अलाउड रहता है मेरे भाई, 44 AE में वो अलाउड रहता है। वेरी ट्रिकी पॉइंट, आप भूल जाओगे, पक्का भूल जाओगे, ध्यान रखना। तो कोई भी बच्चा देखो ऐसा क्वेश्चन आया ना, तुरंत 636,500 करके आएगा, बट इसका आंसर क्या है, 436,500। क्या है आंसर इसका, 436,500। क्यों? क्योंकि 2 लाख का इनका सैलरी और इंटरेस्ट भी अलाउड रहेगा, ठीक है। ये एक पॉइंट अच्छा पॉइंट है बहुत। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द इनकम टू बी डिक्लेयर्ड बाय एक्सपाइन कंपनी अंडर द हेड PGBP, अगर ऑडिट नहीं करवाना है तो। एक्सपाइन कंपनी क्या है बेटा, ये है, ठीक है। इनको ऑडिट नहीं करना है तो कितना करेंगे सर, 25 लाख, 50%, 44 ADA है, तो क्या आंसर है सर, 25 लाख, ठीक है। वुड योर आंसर टू क्वेश्चन 3.3 एंड 3.4 चेंज इफ द फर्म्स डिसाइड टू गेट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड? अगर ऑडिट करवाएंगे तो ऑब्वियसली आंसर चेंज होगा ही ना, वो प्रॉफिट कम दिखाएंगे फिर, ठीक है। तो आंसर चेंज होगा, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। तो बेटा यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है इन लोगों ने। फोर्थ क्वेश्चन में बेसिकली 50C और 43C है, इन लोगों ने ये टेस्ट किया है, और वो जो अपन 110% देखते हैं वो टेस्ट किया है इन लोगों ने, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो कि हरी ने जो राजेश को बिल्डिंग सेल किया उसके हाथ में उनकी बिजनेस इनकम कितनी होगी। तो देखो हरी ने ना 100 लाख में सेल किया, SDV जिस दिन सेल किया ना उस दिन 120 लाख थी, बट एग्रीमेंट एंटर हुआ था 1921 को, जिस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी, 110 लाख, और उस दिन डाउन पेमेंट कितने में चली गई थी, 15 लाख चली गई थी। तो अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दोनों के SDV दी है तो SDV अपन डेट ऑफ एग्रीमेंट की ले सकते हैं। कब ले सकते हैं, जब अगर उस दिन कोई ना कोई डाउन पेमेंट दे दी गई हो, अगर उस दिन कोई ना कोई डाउन पेमेंट दे दी गई हो। तो बेटा डाउन पेमेंट दे दी गई थी बाय अकाउंट पे चेक, NEFT अकाउंट पे चेक, ये सब जो एनी मोड ऑफ ECS रहता है उससे अगर देते तो चलता है, ठीक है। तो ये अपन SDV कौन सा लेंगे, ऑन द रेट ऑफ एग्रीमेंट 110 लाख। अब इन्हें 100 लाख में बेचा और SDV है 110 लाख, तो अब ये इसकी बिजनेस इनकम है, पर आप इसमें 43CA लगाओगे भी तो ये 110% तक के ही है, ज़्यादा नहीं है इससे। तो 100 का 110% कितना होता है सर, 110 लाख, ठीक है, और इसका SDV 110 लाख है ही, तो चलता है। तो अपन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे, सेल वैल्यू 100 लाख ही लेंगे। तो उनके हाथ में 50 लाख मैंने लिया था, तो 50 लाख इसकी बिजनेस इनकम आएगी। बेटा वही डेट ऑफ एग्रीमेंट वाला पॉइंट पूछ रहा था इसमें बेसिकली, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि इस जो ट्रांजैक्शन हुआ ऊपर वाला, उसमें जो दूसरा वाला बंदा है उसके हाथ में कितनी इनकम आएगी। तो बेटा अगर मान लो इसकी SDV लेते अपन ऑन द रेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो 120 लाख आती, तो 120 माइनस 70 इनकी 50 माइनस 120 माइनस 50, इनके हाथ में अगर 70 बिजनेस इनकम आती तो अपन क्या बोलते हैं, इनने 120 की बिल्डिंग 100 में बेच दी, तो 20 लाख की जो इनकम है वो IFS जाएगी इसके हाथ में, इसके हाथ में, दूसरे वाले के हाथ में, बायर के हाथ में 20 लाख की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जाएगी।
बट इनने सेल वैल्यू कितने में किया 100 लाख पे, और उतनी उसकी उस टाइम पे एसडीवी थी, मतलब उतना ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था, उतना उन्होंने पैसा लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आईएफओएस में कोई भी पैसा नहीं जाएगा। ठीक है, समझा ना आपको क्या हो रहा है? ठीक है, आईएफओएस में कोई पैसा नहीं जाएगा। अगर ये इन्हें 100 लाख में ही बेचा है बेटा, देखो यहाँ पे 100 लाख में ही बेचा है और सेल वैल्यू 100 ही लिया अपन ने। अगर यहाँ 120 लेते तो 20 लाख का आईएफएस इसके हाथ में जाता। ठीक है, वेरी बेसिक चीज़। थर्ड, अब दूसरी प्रॉपर्टी बिकी है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, जो ये दूसरे बंदे ने बेचा है। ठीक है, तो अब इसने जब बेचा तो इनका ना एग्रीमेंट, जब जिस दिन बेचा उस दिन एसडीवी 70 लाख थी, करेक्ट, और एग्रीमेंट डेट की एसडीवी 55 लाख थी। पर एग्रीमेंट डेट पे जो इंस्टॉलमेंट दी गई है वो क्रॉस चेक से दी गई है, क्रॉस चेक 5 लाख का क्रॉस चेक। तो ये चलता है क्या? नहीं चलता। तो हम यहाँ पे डेट ऑफ एग्रीमेंट का कुछ लेंगे क्या? नहीं लेंगे, अपन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का एसडीवी लेंगे। ठीक है, अब इन्हें 50 लाख में बेचा ये प्रॉपर्टी, ठीक है, और एसडीवी कितना 70 लाख, तो अभी 55 लाख के ऊपर है क्या? यस, तो 70 लाख ले लेंगे अपन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एसडीवी ले लेंगे क्योंकि ये 110% के ऊपर है। ठीक है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 70 लाख ले लेंगे, तो माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 32 लाख, तो 38 लाख इनके हाथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। दैट इज द आंसर। ठीक है, अब देखो, अब प्रॉपर्टी ने 15 बेचा था, ठीक है, पर एसडीवी कितनी है? 70 लाख लिया अपन ने। ठीक है, तो 20 लाख का आईएफएस किसके हाथ में आएगा? सामने वाले के बायर के हाथ में। तो ये बायर के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 20 लाख का आ जाएगा। सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, 4.5 करते हैं। टैक्स डिडक्टेबल है क्या? यस है। पहला अमाउंट कितने का हुआ है सर? 50 लाख में हुआ है, ठीक है, और दूसरा अमाउंट भी 100 लाख का ऊपर हुआ है। तो 194 IA में टीडीएस कटेगा 1% पे, जब 50 लाख और मोर का अपन ट्रांजैक्शन करते हैं। 194 IA में 50 लाख और मोर पे कटता है, 50 लाख के ऊपर नहीं कटता, 50 लाख और मोर पे कटता है। ठीक है, 50 लाख भी इंक्लूडेड होता है लिमिट में। ठीक है, तो 1% 194 IA में कट जाएगा। ठीक है बेटा, ये जो वीडियो चल रहा है पर्टिकुलर ये वाला वीडियो, इसमें थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो मेरा जो पुराना वीडियो है इसका 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, वो आप देख सकते हो। उसमें ना मैंने बहुत धीरे धीरे करवाया है। ठीक है, बट अभी एग्जाम ओरिएंटेड कर रहे हैं अपन लास्ट डे के हिसाब से, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़। तो गाइज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या पूछा है बेसिकली, इसमें आपके 2-3 कॉन्सेप्ट चेक किए हैं, 115 BAA, BAB और 270 के पेनाल्टी कॉन्सेप्ट चेक किए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या पूछ रहा है। व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी लिमिटेड अगर वो स्पेशल प्रोविजन ऑप्ट करते हैं तो, अमेंडमेंट एक्ट 2019 के। तो सर स्पेशल प्रोविजन ऑप्ट करने के लिए बी लिमिटेड को कौन सा एप्लीकेबल अपन देखते हैं। तो देखो ये सेटअप हुई है 1/11/21 को, और इसका काम क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ अपैरल। तो सर मैन्युफैक्चर का काम है, और 1/11/21 को सेटअप हुई है, मतलब 1/10/19 के बाद सेटअप हुई है और मैन्युफैक्चर का काम है, मतलब इसको 115 BAB एप्लीकेबल है। बट ये जो ए लिमिटेड है ये 1919 को सेटअप हुई है, मतलब 1/10/19 के पहले, मतलब इसको 115 BAB एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि मैन्युफैक्चर है बट 1/10/19 के पहले सेटअप हुई है, इसलिए इसको 115 BAB एप्लीकेबल नहीं है, 115 BAA एप्लीकेबल होगा इसको, करेक्ट। अब सर बी लिमिटेड की बात कर लेते हैं अपन। तो इनका 4 करोड़ इनका क्या है? प्लांट मशीन लिए इन्हें, और टोटल इनकम की 2.8 करोड़ है। अब जैसे ही आपको मैन्युफैक्चर ऑफ अपैरल दिखा, जैसे ही आपको मैन्युफैक्चर ऑफ अपैरल दिखा, आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए क्या कि सर ये 150 डेज तक भी काम किया चलता है एम्प्लॉयज़ इसके। 80 JJAA में 150 डेज भी काम किया एम्प्लॉयज़ तो चलता है, बाकी इसमें 240 डेज होता है। बट मैन्युफैक्चर ऑफ अपैरल, फुटवेयर और लेदर, उसमें कितना चलता है? 150 डेज भी चलता है। तो देखो यहाँ पे 2 एम्प्लॉयज़ हैं, 1000 एम्प्लॉयज़ अपन ने एम्प्लॉय किए हैं, उसमें 500 एम्प्लॉयज़ हुए हैं 24,000 पर मंथ पे, और 500 एम्प्लॉयज़ हुए हैं 26,000 पर मंथ पे। तो क्या 26,000 चलेगा कि नहीं? क्योंकि सिर्फ 25,000 तक के अलाउड रहता है, 25,000 के ऊपर अलाउड नहीं रहता। तो सिर्फ ये वाला अलाउड रहेगा 500 एम्प्लॉयज़ का, वो भी कितने महीने के लिए? नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 महीने के लिए। तो देखो इनकी इनकम कितनी बेटा? इनकी इनकम है 2.8 करोड़, ठीक है, माइनस अपने 80 JJAA में क्या किए? 24,000 इंटू 500 इंटू 5 मंथ्स इंटू 30%, इतना अपने अलाउड कर दिए 80 JJAA में। तो 1.8 करोड़ अलाउड रह जाएगा, 1 करोड़ इसका आंसर आएगा। टैक्स कितना मिलेगा सर? टैक्स कितना होता है 115 BAB में? टैक्स होता है बेटा 15% प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% सेस, तो 17.16% होता है क्या? इफेक्टिव टैक्स रेट। तो 1 करोड़ पे 17.16% इज 17,16,000। दिस इज योर आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है सर, सेकंड क्वेश्चन में 115 BAA एप्लीकेबल हो जाएगा। ये सेटअप हुई है 1919 को, इसलिए ठीक है। अब सर देखो इसमें अपने को 80 JJAA मिलेगा क्या? यस, क्योंकि इस साल तो जो है
240 डेज से कम है, बट इसके नेक्स्ट ईयर से मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 80JJA, अगर कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयड होता है फॉर लेस देन 240 या 150 डेज इन अ प्रीवियस ईयर बट इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर में 150 या 240 डेज के लिए एम्प्लॉयड होता है, देन ही शैल बी डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड इन द सक्सीडिंग ईयर। तो सक्सीडिंग ईयर में ही एम्प्लॉय हुआ है। तो इसमें भी सर ये जो 25,000 पर 1,000 पर मंथ वाला ये जो एम्प्लॉयज़ है इनको अपन नहीं लेंगे, सिर्फ फर्स्ट जो एम्प्लॉय दिए हुए हैं इनको ही लेंगे। तो 500 एम्प्लॉयज़ को ही लेंगे इसमें भी। तो इनकी इनकम कितनी है सर 4.9 करोड़ और 24,000 इंटू 500 इंटू 12 इंटू 30% कितना 4.32 करोड़ इनका 80JJA का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। टैक्स लगेगा सर 50 लाख रुपीज़ इंटू 25.168% कितना लगता है 22% प्लस 10% प्लस 4%, ठीक है। ये आपको याद नहीं रहेगा पर 22% प्लस 10% प्लस 4% कैलकुलेटर में तुरंत करके देखना, ठीक है। तो 1459,744 दैट इज राउंडेड ऑफ टू 1459,740, दिस इज योर आंसर, सी इज योर आंसर, ठीक है। 5.3 what would be the total income rounded off of A Limited and B Limited for AY 22-23 if they do not opt for special provision। मतलब अब इन लोग 15BAA BAB ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल प्रोविजन में इनकम निकालना है इनकी। तो बेटा नॉर्मल प्रोविजन में इससे डिफरेंट क्या होगा, बस यही होगा सर कि उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अब मुझे बताओ A Limited सेटअप हुई है कब, इस साल, इसने उसी साल जब सेटअप हुई थी तब उसने एडिशनल प्लांट मशीनरी ले ली थी, तो इसको डेप्रिसिएशन तो उस साल मिल गया होगा एडिशनल वाला, ठीक है। तो अभी अलाउड नहीं रहेगा, ठीक है। ये जो कंपनी है ये इस साल सेटअप हुई है तो इनको इस साल एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, बट ये 1/11/21 को सेटअप हुई है मतलब लेस देन 180 डेज, तो इनको इस बार हाफ ईयर का एडिशनल डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा मिलेगा अगर ये नॉर्मल प्रोविजन में जाते हैं। तो अगर ये नॉर्मल प्रोविजन में जाते हैं तो इनको हाफ ईयर का एडिशनल डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा मिलेगा। तो देखो ए लिमिटेड का तो सेम इनकम रहेगी, ठीक है 58 लाख, ठीक है। और बी लिमिटेड का GTI माइनस 80JJA माइनस एडिशनल डेप्रिसिएशन 4 करोड़ की मशीनरी 20% डेप्रिसिएशन पर 50% अलाउड रहेगा क्योंकि हाफ ईयर का है, 1/11/21 को लिया हुआ है, तो ये 0.4 करोड़ इनको अलाउड रहेगा, तो 60 लाख इसका आंसर आ जाएगा। अब 5.4 में निकालना अपने को पेनाल्टी, व्हाट वुड बी द क्वांटम ऑफ पेनाल्टी पेबल बाय सी लिमिटेड अंडर सेक्शन 270A assuming that under reporting is not on account of misreporting, ठीक है, एंड नन ऑफ द एडिशंस मेड इन द असेसमेंट क्वालिफाइज अंडर सेक्शन 270A6। अभी मिस रिपोर्टिंग नहीं है तो अंडर रिपोर्टिंग में कितना होता है 50%, मिस रिपोर्टिंग में 200%, अंडर रिपोर्टिंग 50%, मिस रिपोर्टिंग 200%, करेक्ट बात। दूसरी बात नन ऑफ द एडिशंस क्वालिफाइज अंडर सेक्शन 270A6, ये क्या बात होती है सर, तो बेटा 270A6 क्या होता है ना, डिसअलाउंसेस विच आर नॉट कंसिडर्ड एज नहीं ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट कंसिडर्ड एज अंडर रिपोर्टिंग। 270A सबसेक्शन 6 में कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं जो अंडर रिपोर्टिंग नहीं होते हैं। तो अब ये बोल रहा है कि नन ऑफ द एडिशंस क्वालिफाइज फॉर 270A6, मतलब ये नेगेटिव लिस्ट में नहीं आते हैं, मतलब ये डिसअलाउंसेस अंडर रिपोर्टिंग है, नेगेटिव का नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो ये 270A6 में नहीं आते हैं, मतलब ये अंडर रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शन है। अब देखो सी लिमिटेड के लिए पूछा है तो सी लिमिटेड में देखो कितना है आपको, रिटर्न फाइल वाला नहीं देखते अपन, 143.1 से जो 143.3 में इनकम बढ़ी है इसको हम बोलते हैं अंडर रिपोर्टिंग। तो अपन निकालेंगे टैक्स ऑन 20 करोड़ माइनस टैक्स ऑन 16 करोड़, ठीक है, बाद वाली इनकम माइनस पहले वाली इनकम का टैक्स। अब देखो यहाँ पे टर्नओवर दिया इनने प्रीवियस ईयर 1920 का कितना है 499 करोड़, मतलब इनका रेट कितना है 30%, ये भी चीज़ चेक की है यहाँ पे 30%, ठीक है। तो अपन निकालेंगे 20 करोड़ पे टैक्स, 16 + 4 20 करोड़ पे माइनस टैक्स ऑन 16 करोड़, तो ये 30% से टैक्स निकालोगे तो इतना आएगा, फिर ये इसकी पेनल्टी है कि 50% पे, ठीक है, इजी, वेरी इजी। अब व्हाट वुड बी द क्वांटम ऑफ पेनल्टी पेबल बाय डी लिमिटेड अंडर सेक्शन 270A अज्यूमिंग दैट अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इज ड्यू टू मिस रिपोर्टिंग। अब ये बोल रहे हैं मिस रिपोर्टिंग है, ठीक है, तो मिस रिपोर्टिंग है सर, मतलब यहाँ पे अब टैक्स अपन 22 करोड़ निकालेंगे, टैक्स ऑन 22 करोड़ माइनस टैक्स ऑन 20 करोड़ और उस पर टैक्स निकाल के इंटू 200% करेंगे। बट यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर 1920 का टर्नओवर 251 करोड़ दिया है, मतलब 400 करोड़ से कम, मतलब टैक्स रेट 25%। देखो ये टैक्स निकालेंगे अपन इसका और यहाँ पे 200% लगा देंगे, ठीक है, तो ये 25% 30% भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं छोटी छोटी, ठीक है, तो ये 11648,000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, वेरी इजी।
तो ये 5 क्वेश्चन थे, सब में कुछ ना कुछ अलग टेस्ट किया हुआ था। ऐसे ही इन लोग करते हैं बेटा। जिसको फास्ट लग रहा होगा आप लोग पुराना वीडियो देख सकते हो, ठीक है, अभी भी बोल रहा हूँ मैं। अब ये 6 क्वेश्चन है बिजनेस ट्रस्ट का, ठीक है। तो बिजनेस ट्रस्ट में बेटा क्या होता है एक बार ध्यान कर लेते हैं अपन। बिजनेस ट्रस्ट में बेटा किसके हाथ में इनकम टैक्सेबल होती है? तो यूनिट होल्डर्स के हाथ में सिर्फ 3 इनकम टैक्सेबल होती है। कौन सी? इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम रीट। इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम रीट, ये 3 इनकम सिर्फ यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होती है। इसका बिजनेस ट्रस्ट को पास थ्रू स्टेटस मिलता है। और बाकी सारी इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होती है? बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में। फिर से बोल रहा हूँ मैं, 3 इनकम सिर्फ यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होती है। कौन सी? इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम रीट। बाकी सारी इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होती है? बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में, ठीक है। ये 3 इनकम किसके हाथ में? यूनिट होल्डर्स के हाथ में। इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट फ्रॉम रीट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम 10 लाख की, डिविडेंड इनकम 5 लाख की है, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ट्रिपल बनने वाला 4 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज ये 8 लाख रुपीज़ है। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम अनलिस्टेड डिबेंचर्स इन रियल एस्टेट कंपनीज 1 लाख रुपीज़, ठीक है। इंटरेस्ट भी साला कौन सा वाला रहता है सर? इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट फ्रॉम एसपी वाला जो रहता है ना, वही रहता है सिर्फ उसके हाथ में टैक्सेबल, और वो भी मतलब जो नॉर्मल परसेंटेज पे, ठीक है। उसके अलावा कुछ रहता है तो वो उनके हाथ में नहीं जाता है। रेंटल इनकम फ्रॉम डायरेक्टली ओन रियल एस्टेट एसेट्स 20 लाख रुपीज़, ठीक है। अब जेड डज नॉट ऑप्ट टू पे फॉर सेक्शन अंडर सेक्शन 15 BBAA। चलो एक काम करते हैं, इसका फट से ना अपन यहाँ पे वैसे प्रोविजन लिखा हूँ मैंने, फिर भी एक बार अपन 2-3 मिनट के अंदर पूरा बिजनेस ट्रस्ट का रिवीजन करते हैं जल्दी से। देखो टैक्सेबिलिटी देखो, यूनिट होल्डर के हाथ में सिर्फ इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट फ्रॉम रीट टैक्सेबल रहता है। बाकी सारा टैक्सेबल रहता है किसके हाथ में? बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में। इसके अलावा यहाँ पर टैक्सेबिलिटी देखो, रेट देखो, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट एग्जेम्प्ट, ठीक है। बाकी इनकम टैक्सेबल कितने कितने रेट पर रहती है? 112 वाला LTCG 20%, 111A वाला STCG 15% एंड ऑल अदर इनकम MMR 42.744, ठीक है। बाकी यहाँ देखो यूनिट होल्डर्स के हाथ में बेटा, इसको अगर याद नहीं होगा आपको रेट्स ये वाले, तो मेरा बिजनेस ट्रस्ट का 20 मिनट का वीडियो जाके देखना, याद हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब देखो यूनिट होल्डर के हाथ में इंटरेस्ट, NRFC 5%, रेसिडेंट 10%, ठीक है। TDS भी 5%, 10%। रेंट नॉर्मल टैक्स रेट पर टैक्सेबल होता है, पर TDS कितना करता है? रेट इन फोर्स और 10%। NR के हाथ में रेट इन फोर्स और अदर के हाथ में 10%। अब देखो डिविडेंड के हाथ में, डिविडेंड में क्या होता है? अगर SPV ने नॉर्मल टैक्स रेट से पे किया है तो एग्जेम्प्ट रहता है, और 115 BAA ऑप्ट किया SPV कंपनी ने, तो फिर अपने हाथ में टैक्सेबल रहता है। NR के हाथ में 10%, अदर के हाथ में नॉर्मल टैक्स रेट, और TDS दोनों के हाथ में 10%, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है देखो, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ ये बोला है कि जेड लिमिटेड डज नॉट ऑप्ट टू पे फॉर सेक्शन 15 BAA। मतलब ये नॉर्मल प्रोविजन में किया है, मतलब डिविडेंड तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन सीधे सीधे डिविडेंड दोनों के हाथ में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। डिविडेंड दोनों के हाथ में एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 115 BAA ऑप्ट नहीं किया, इन्होंने नॉर्मल प्रोविजन ऑप्ट किया है, करेक्ट। तो थर्ड वाला का तो आंसर आ जाएगा अपना एग्जाम्प्ट वाला, ठीक है। अब फर्स्ट वाले का आंसर निकालना है। इंटरेस्ट कंपोनेंट जो बिजनेस ट्रस्ट ने दिया है एक्स और वाई को। अब एक्स और वाई 2 यूनिट होल्डर्स है। एक्स कौन है? रेसिडेंट, और वाई नॉन रेसिडेंट। एक्स के हाथ में 100 यूनिट्स है और वाई के हाथ में 500 यूनिट्स है। टोटल यूनिट्स कितनी है? 5000, ठीक है। तो अपन इंटरेस्ट इनकम जो होगी, इंटरेस्ट इनकम कितनी बेटा? 10 लाख रुपीज़। 10 लाख को अपन देखो 5000 से डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट्स, ठीक है। एक्स को मिलेगा 100 यूनिट्स का पैसा और वाई को मिलेगा 500 का। तो एक्स का आ गया देखो 20,000 और वाई का आ गया 1 लाख रुपीज़। कुछ नहीं किया अपन, एकदम ईजी है, कंफ्यूज मत होना, अपन फास्ट जा रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना। 10 लाख इंटरेस्ट इनकम है, डिवाइड बाय किया अपन ने टोटल यूनिट्स 5000 यूनिट्स इंटू 100 यूनिट्स, एक्स का पैसा आ गया, इंटू 500 यूनिट्स वाई का पैसा आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 20,000 और 1 लाख एक्स और वाई का इंटरेस्ट आ गया। अब TDS कितना डिडक्ट होता है सर? अपन अभी देखे थे NRFC को 5% और अपन को 10% रेसिडेंट को। तो वाई के हाथ में देखो 5% TDS डिडक्ट करेगा 5.2 सेस के साथ, और अपने हाथ में 10% 20,000 पे, इनको 1 लाख पे 5.2%, ठीक है। देखो वेरी इजी आंसर 6.1 इन रिस्पेक्ट ऑफ STCG ऑफ 4 लाख एंड 8 लाख ऑफ ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज। तो अपन अभी देखे वहाँ पे रेट, अभी अपने रेट देखे तो देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल बनने वाला है तो 15%, और बाकी कोई भी इनकम है तो MMR, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो बिजनेस ट्रस्ट लायबल है ट्रिपल बनने वाले पे 15.6%, और बाकी जो डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज़ है उस पर 42.744 MMR, ठीक है। बहुत फास्ट जा रहे हैं अपन बेटा, ठीक है। जिसको पूरा वीडियो देखना है पुराने वाले में जाओ।
द डिविडेंड इन कंपोनेंट ऑफ इनकम फ्रॉम जेड लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर, ये तो अपन निकालिए एग्जाम्प्ट है, ठीक है। इफ जेड लिमिटेड एक्सरसाइजेज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAA, अगर कंपनी 115BAA ऑप्ट करती तो क्या होगा? अब देखो अगर 115BAA ऑप्ट करती है ना तो क्या होता है सर, एनआरएफसी के हाथ में 10%, अदर के हाथ में नॉर्मल टैक्स रेट, ठीक है, और बिजनेस ट्रस्ट टीडीएस 10% पर काटती है दोनों का, तो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जाम्प्ट हो जाएगा और यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। 6.5 इंटरेस्ट रिसीव बाय बिजनेस ट्रस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर। बेटा इंटरेस्ट सिर्फ एसपीवी से मिला तो उसका पास थ्रू स्टेटस मिल जाता है और वो यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है, बट किसी और से इंटरेस्ट मिला तो ये अदर इनकम में आ गई, तो ये बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एमएमआर से टैक्सेबल हो जाएगी 42.744% से, ठीक है। और 6.6 रेंटल कंपोनेंट ऑफ इनकम ऑफ रियल एस्टेट जो जाएगा वो कितने पे जाएगा सर, तो देखो वो भी जाता है किसके हाथ में, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जाम्प्ट होता है, यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होता है, और यूनिट होल्डर्स के लिए अपन को एनआरएफसी का काटना पड़ता है, टीडीएस रेट इन फोर्स पे और रेसिडेंट का 10% पे। तो देखो सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स एक्स एंड बाय, तो जितना रेंट रहेगा उसको अपन डिवाइड कर देंगे 5000 इंटू यूनिट्स के हिसाब से, और 40,000 जाएगा 10% किसके हाथ में, रेसिडेंट के हाथ में, और 2 लाख जाएगा नॉन रेसिडेंट के हाथ में, कैसे, रेट्स इन फोर्स पे टीडीएस डिडक्ट होगा, ठीक है, ओके, ठीक है, वेरी इजी, बहुत इजी है, प्रोविजन पता तो बहुत इजी है। अब बेटा जिसको भी बिजनेस ट्रस्ट नहीं आता है जाओ जल्दी तुरंत मेरा बिजनेस ट्रस्ट का लेक्चर देखो, जिसको आता होगा उसको याद आ गया होगा, जिसने मेरा लेक्चर देखा होगा उसको याद हो गया, याद तो होगा इसको ऑलरेडी, ठीक है, जिसको याद नहीं होगा जाके देखो तुरंत, ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पेनाल्टी पूछा है बेसिकली, तो अपने को देखो 139 1 की इनकम दी है, 143 1 की, 143 3, 147। अब मेरी बात सुनना, 139 1 से कभी भी अगर 143 1 में इनकम ज़्यादा आती है तो इसको अपन कभी भी अंडर रिपोर्टिंग नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकम से प्रोसेस हुई है तो इसको अंडर रिपोर्टिंग नहीं बोलते। अंडर रिपोर्टिंग कब बोलते हैं, जब 143 1 से 143 3 में इनकम आई ज़्यादा और 143 3 से 147 में इनकम ज़्यादा आई, ठीक है, ये जो दोनों चीज़ हुई इसको अपन अंडर रिपोर्टिंग बोलते हैं, ठीक है। कभी 139 1 से 143 1 में अगर इनकम ज़्यादा आई तो उसको हम अंडर रिपोर्टिंग नहीं बोलते, पहली बात। दूसरी बात, सर एक बंदा है जिसका एग्जाम्पशन अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर इनकम आ रही है, कोई बंदा है उसका अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर इनकम आ रही है और उसने रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसको भी हम अंडर रिपोर्टिंग बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, कि अंडर रिपोर्टिंग किसको कब बोलेंगे, तो अपन बोलेंगे भैया कि जब 143 3 की इनकम 143 1 से ज़्यादा है एंड 147 की इनकम 143 3 से ज़्यादा है, ठीक है। मिस्टर एन ने अंडर रिपोर्टिंग क्यों की, कब माना जाएगा, तभी सर जब उसकी इनकम मतलब बेसिक एग्जाम्पशन से ऊपर है और उसने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, सिंपल। 7.1 का और 2 का आंसर हो गया, सिंपल। अब देखो, assuming that under reporting of income is not an account of misreporting and none of the additions or disallowances made in the assessment qualifies under section 270A6 penalty leviable। अब बेटा इसमें क्या आएगा बताओ, इसमें आंसर क्या आएगा, देखो इसमें बहुत इजी आंसर है कि आपको 270A6 में क्वालिफाई नहीं करते, मैंने अभी बताया था आपको क्या, कि 270A6 क्या होता है, जो अंडर रिपोर्टिंग नहीं होता, अगर उसमें कोई चीज़ क्वालिफाई नहीं कर रही है मतलब वो अंडर रिपोर्टिंग है, नेगेटिव का नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया एक, तो उसमें नहीं क्वालिफाई कर रहा और अंडर मिस रिपोर्टिंग नहीं है मतलब 50% पेनल्टी। अब देखो इसमें निकालना है अपने को असेसमेंट के टाइम पे, तो 50 से 65 लाख गए अपन, 50 से अपन 65 लाख गए तो उसमें निकालना है, तो कितना, टैक्स ऑन 65 लाख माइनस टैक्स ऑन 50 लाख, टैक्स ऑन बाद वाली इनकम माइनस टैक्स ऑन पहले वाली इनकम निकाले अपन ने, उसका डिफरेंस आया, उस पर 50% पेनल्टी लगा दी है, 234 इज आंसर, ठीक है। अब सर 7.4 में निकालना है अपने को एट द टाइम ऑफ रीअसेसमेंट, और वो बोल रहा है कि इज ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग, यहाँ बोल रहा है मिस रिपोर्टिंग है और एट द टाइम ऑफ रीअसेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो रीअसेसमेंट का टाइम कितना होगा, देखो देखो बेटा 65 और 85, तो पहले अपन निकालेंगे टैक्स ऑन 85 माइनस टैक्स ऑन 65, ठीक है, उसमें निकालेंगे 2652 और 2028, ये आंसर निकाल लेंगे सीधे सीधे और पेनाल्टी 200% लगा देंगे, ठीक है। अब सर यहाँ पे ना एक गलती होती है, जैसे मुझसे पिछली बार हुई थी कि ये फर्म है, पहले आप जैसे ही पेनाल्टी क्वेश्चन आता है ना, जैसे ही पेनाल्टी क्वेश्चन आता है आप तुरंत देखा करो कि फर्म है, कंपनी है, इंडिविजुअल है और रेट कितना लग रहा है, तो रेट की गलती मत करना, टैक्स के रेट की गलती, ठीक है, ये गलती अपन कर सकते हैं बहुत बार, ठीक है। तो यहाँ पे पेनल्टी आ जाएगी और ये आंसर आएगा 1248 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है।
और सर अब सर 7.5 पूछ रहा है कि अंडर रिपोर्टिंग इनकम इन केस ऑफ मिस्टर एन उसका टैक्स कितना आएगा। तो देखो बेटा ये बहुत ध्यान से देना कि इंडिविजुअल एचयूएफ का अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी होती है। अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी होती है इंडिविजुअल एचयूएफ की 15 लाख सर इसकी इनकम है एज पर 144। ठीक है, तो ये इसकी अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं है। नो 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 नो, ये इसकी अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं है। इसकी अंडर रिपोर्टेड इनकम निकालने के लिए हमको यूआरआई निकालने के लिए 15 लाख माइनस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट माइनस करना पड़ता है। ये यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट है, यहाँ पे ये खेलता है आपके साथ। ये इनका ट्रिकी पॉइंट है कि अंडर रिपोर्टेड इनकम इसकी कितनी है 12.5 लाख, और टैक्स कितना निकालेंगे अपन 15 लाख पे। टैक्स निकालिए अपने 15 लाख पे, अपना आ गया ये आंसर। ठीक है, 136,500 वो आपको आ जाएगा। पर आप अंडर रिपोर्टेड इनकम कितने लिख के आओगे 15 लाख लिख के आओगे सेम आंसर के साथ, और गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम 12.5 लाख। अपन इसमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट माइनस करते हैं। अगर मान लो कोई 60 ईयर्स के ऊपर होगा तो अपन कितना माइनस करेंगे 15 लाख माइनस 3 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ऐसा अपन माइनस करते हैं। ध्यान रखना ये बात, यहाँ पे तुम गलती कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ तुम गलती कर सकते हो मैं वहाँ आपको सतर्क कर रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको सतर्क करने की। और ये जो वीडियो है आपके लिए एकदम आपका वर्थ योर टाइम एंड इफेक्टिव बनाने के लिए आपके लिए। ठीक है, तो आपको अगर बिल्कुल भी पसंद आ रहा है, कुछ भी अच्छा लग रहा है अगर, तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके बताना। आप लोग कमेंट करते हो सामने से तो बहुत अच्छा लगता है। हमको लगता है कि हमारी मेहनत जो भी हम कर रहे हैं वो थोड़ी सी भी सक्सेसफुल हो रही है, मतलब पहुँच रही है सही लोगों की तरफ। ठीक है, तो जो भी लगे एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम के पहले, जब भी आपको लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, ओके सर, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एन इन्वेस्टमेंट फंड 1 incorporated in India in the form of LLP has 35 unit holders each holding 2 units। ठीक है, दूसरा एक इन्वेस्टमेंट फंड 2 है जिसमें 50 यूनिट होल्डर्स है, उनके पास 4 यूनिट्स ईच है। टोटल हो गई कितनी, इसमें 200 यूनिट्स हो गई, इसमें हो गई 70 यूनिट्स टोटल। ठीक है, अब आपको इन्वेस्टमेंट फंड याद आना चाहिए इसमें। तो इन्वेस्टमेंट फंड कैसा होता है सर, क्या होता है उसमें टैक्सेबिलिटी। तो यूनिट होल्डर्स के हाथ में सारी इनकम टैक्सेबल होती है एक्सेप्ट पीजीबीपी, सारी इनकम यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होती है। और इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में सारी इनकम एग्जेम्प्ट होती है एक्सेप्ट पीजीबीपी। ठीक है, सारी इनकम एग्जेम्प्ट होती है एक्सेप्ट पीजीबीपी। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या क्या देखो, आपको पीजीबीपी इनकम दिया और बाकी इनकम दिया है। तो पीजीबीपी इनकम किसके हाथ में जाएगी, इन्वेस्टमेंट फंड, और बाकी इनकम किसके हाथ में जाएगी, यूनिट होल्डर्स के हाथ में। इसमें एक पॉइंट और दिया है कि देखो अगर जो लॉस होता है, जैसे अपन ने बोले जो इनकम जिसके हाथ में जाएगी लॉस भी वही सेट ऑफ करेगा, कैरी फॉरवर्ड करेगा। अगर यूनिट होल्डर्स 12 मंथ से ज़्यादा यूनिट होल्ड करते हैं तो जो पीजीबीपी को छोड़ के बाकी जो लॉस है वो भी वही कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे दोनों उसमें दिया है कि इन लोग ना यूनिट 12 मंथ से ज़्यादा होल्ड करें। सेकंड वाले में दिया है क्योंकि सेकंड वाले में लॉस भी दिया है, तो ये बोल रहा है कि यूनिट इन लोग ने मोर देन अ ईयर होल्ड किया है। ठीक है, मतलब यूनिट होल्डर्स लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, मैंने इसको अच्छे से लिख दिया यहाँ पे आपके लिए। इन्वेस्टमेंट फंड 1, इन्वेस्टमेंट फंड 2, इसकी इतनी इनकम है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि इन्वेस्टमेंट फंड 1 के केस में क्या होगा। तो देखो 14 लाख की जो पीजीबीपी इनकम है वो किसके हाथ में जाएगी, अभी आपने बताया सर इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में। ठीक है, पहली बात सर यूनिट होल्डर्स के हाथ में कितनी इनकम आएंगी, तो बेटा ये दोनों इनकम जाएगी। कितने यूनिट होल्डर है बेटा 35, जिसके हाथ में 2 यूनिट्स ईच है। तो अपन डिवाइड कर दो इसको, 28 लाख को 21 + 7 डिवाइड बाई 35, तो 80,000 ईच आ जाएगा। तो 80,000 हर बंदे के हाथ में इनकम जाएगी। अब इन्वेस्टमेंट फंड 2 के बारे में निकालना है अपने को, है ना, नहीं अच्छा सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि टैक्सेबल कितना होगा। तो बेटा इन्वेस्टमेंट फंड अगर कंपनी है, ठीक है, एलएलपी कंपनी जो रहती है, तो एलएलपी है, कंपनी या फर्म है, उस हिसाब से टैक्स लगता है। तो अगर कंपनी या फर्म रहती है तो 25%, 30% लगता है उसके हिसाब से। बाकी कोई भी एंटिटी रही तो एमएमआर लगता है। अब ये क्या है सर, ये फर्म है, एलएलपी है, तो इसके हाथ में 30% टैक्स लगेगा। तो 30% टैक्स फर्म के हाथ में लग जाएगा पीजीबीपी का, इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में। 8.3 निकालना है अपने को बेटा इन्वेस्टमेंट फंड 2 की इनकम। ठीक है, तो अब सर यहाँ पे क्या करेंगे अपन, आप बोलोगे सर लॉस सीधे सीधे अपन कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। पहले खुद में सेट ऑफ भी तो करेंगे, जो इस साल का है खुद में सेट ऑफ भी तो करेंगे। तो देखो ये 6 लाख का जो प्रॉफिट है ये 10 लाख के पीजीबीपी की लॉस साथ सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, 6 लाख का प्रॉफिट 10 लाख के साथ सेट ऑफ हो जाएगा।
ठीक है। अब बचा कितना इसके बाद, 4 लाख का इसका लॉस बचा पीजीवीपी का एंड 20 लाख का एलटीसीजी का लॉस बचा। तो 4 लाख का जो पीजीवीपी का लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड करेगा कौन, इन्वेस्टमेंट फंड कैरी फॉरवर्ड करेगा। और जो 20 लाख का लॉस है एलटीसीजी का, ये यूनिट होल्डर्स कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कितना कितना सर, कितने 50 यूनिट होल्डर्स है, ठीक है। तो हर कोई कितना करेगा, डिवाइड बाई 50, 20 लाख का लॉस डिवाइड बाई 50, 40,000 ईच कैरी फॉरवर्ड करेगा। और 4 लाख का लॉस कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा, इन्वेस्टमेंट फंड कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो बिजनेस लॉस ऑफ 4 लाख कैन बी कैरी फॉरवर्ड बाय इन्वेस्टमेंट फंड एंड कैपिटल लॉस ऑफ 40,000 कैन बी कैरी फॉरवर्ड बाय ईच यूनिट होल्डर, ठीक है। 8.4, अगर अगले साल इन्वेस्टमेंट फंड 2 की 15 लाख की 15 लाख की बिजनेस इनकम है एंड 25 लाख की कैपिटल गेन है, तो क्या होगा। देखो नेक्स्ट ईयर 15 लाख हो गया और 25 लाख हो गया, तो क्या होगा। अब देखो पिछले साल बिजनेस लॉस कितना था सर, 4 लाख का था। इस साल बिजनेस इनकम कितनी हो गई, 15 लाख। तो टोटल इनकम इन्वेस्टमेंट फंड की हाथ में कितनी होगी, 11 लाख रुपीज़, ठीक है। बस इतना ही पूछा है, हो गया सिंपल, यही आंसर पूछा है। मतलब आपने थर्ड क्वेश्चन अगर सही किए होंगे तो आपका फोर्थ क्वेश्चन सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। सिंपल बेसिकली ये लॉजिक है उसका, ठीक है। तो अपना बेटा 8th क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। मिस्टर राम इज कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन फर्नीचर, ठीक है। उसका एनुअल टर्नओवर 70 to 80 लाख है, ठीक है। शाम का टर्नओवर 3 करोड़ है, ठीक है। तो ये बस आपको ड्यू डेट बताने के लिए किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे रिटर्न वगैरह का दिया इन्फॉर्मेशन, बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। व्हाट इज द टाइम लिमिट अवेलेबल टू एओ ऑफ फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ऑफ मिस्टर राम एंड श्याम फॉर AY 18-19। अब AY 18-19 की बात चल रही है, तो देखो 18-19 के बारे में क्या दिया है यहाँ पे, 18-19 में इनको 148 सर्व हुआ है दोनों को, ठीक है। अब देखो अगर 148 सर्व होता है तो उसकी टाइम लिमिट क्या रहती है, यहाँ पे अपने लिखे हुए हैं, कहाँ लिखे हुए हैं, देखो 147 की 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ FY इन विच नोटिस वॉज सर्व्ड। नोटिस क्या में सब होती है, इसमें 148 में सब होती है 147 की। तो 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ FY इन विच नोटिस वॉज सर्व्ड। तो नोटिस सर्व हुई है सर, यहाँ पे देखो यहाँ सर्व हुई है 23/3/2020। तो इसका एंड ऑफ FY क्या हुआ 31/3/20, ठीक है। यहाँ से 12 मंथ्स 31/3/21। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया सर, 12 मंथ्स 31/3/21, ठीक है। दूसरा इसको नोटिस कब सर्व हुई है 9/4/20। इसका एंड ऑफ FY क्या है 31/3/21, ठीक है। 2021 31/3/21 एंड ऑफ FY हो गया। यहाँ से 12 मंथ्स 31/3/22। दिस इज द आंसर, फर्स्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, टाइम लिमिट अवेलेबल फॉर AO फॉर 143 असेसमेंट अंडर AY 19 फॉर AY 1920 फॉर राम एंड श्याम। 1920 का 143 का करना है, ठीक है। तो 1920 में क्या होता था 143 का, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ AY इन विच इनकम वॉज असेस्ड। एंड ऑफ FY से 12, एंड ऑफ AY से 12 मंथ, सॉरी है ना, एंड ऑफ AY से 12 मंथ्स। तो सर यहाँ पे देखो AY 1920 का एंड ऑफ AY कहाँ से आएगा 31/3/20, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ AY 31/3/21, ठीक है। सेम इसके केस में AY 1920 का 12 मंथ्स कहाँ आता है, एंड कहाँ आता है 31/3/20। तो इसका एंड ऑफ मतलब 12 मंथ्स कहाँ तक आएगा 31/3/21 तक जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे TPO को केस गया है, तो TPO को केस जब जाता है तो 1 ईयर और ऐड हो जाता है, तो 31/3/22। तो इसका आंसर क्या है सर 31/3/21 और इसका 31/3/22, सेम आंसर। सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत बहुत सिंपल है, डरना मत, ठीक है। ये आपको बस ये याद होना चाहिए, ठीक है। 9.3, व्हाट इज द टाइम लिमिट अवेलेबल टू AO फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ऑफ राम बाय पासिंग ऑर्डर अंडर 143 फॉर 2021 एंड 21-22। अब सिर्फ राम के लिए पूछा है, 20-21 और 21-22। अब देखो AY 2021 के लिए कितना है सर 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ AY इनकम इन विच इनकम वॉज असेस्ड, पहला। दूसरा 21-22 के लिए क्या है 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ AY इन विच इनकम वॉज असेस्ड, ठीक है। ये अमेंडमेंट आया है 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ AY इन विच इनकम वॉज असेस्ड, ठीक है। ये क्या है अमेंडमेंट आया है। तो बेटा अभी देख लो यहाँ पे, अभी तुम देख लो किधर, पहला जो है राम के लिए इस साल 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ AY 31/3/21 से 12 मंथ्स 31/3/22 और फाइल रिटर्न ये AY कौन सा है 21/22, तो यहाँ से 9 मंथ्स तो 31/12/22, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ AY एंड 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ AY, तो 31/3/22 एंड 31/12/22। दिस इज द आंसर, सिंपल। फोर्थ का सर, assuming that Mr. Ram and Shyam have businesses
लॉसेस पर्टेनिंग टू AY 21-22 कैन दे कैरी फॉरवर्ड। तो देखो 21-22 में इनको लॉसेस है, तो राम का टर्नओवर कितना है बेटा 70 to 80 लाख, मतलब ये टैक्स ऑडिट में नहीं आता। इसकी ड्यू डेट क्या हो गई 31 जुलाई। शाम का 3 करोड़ है जो टैक्स ऑडिट में आता है, तो इसकी ड्यू डेट क्या हो गई 31 अक्टूबर। तो इसने कब किया राम ने, देखो 39-21 को, तो क्या ये कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, नहीं। पर शाम ने कब किया है 39-21 को, ये कर सकता है। तो राम नहीं कर सकता पर शाम कर सकता है। शाम कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, राम नहीं कर सकता, राम के नॉट डू सो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया। अब गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। उसमें क्या है, मिस्टर बी जो है वो इंटीरियर डेकोरेटर है और उसको इंडेको एकेडमी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ से कुछ उसको सर्विस प्रोवाइड किया उसने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर इसका TDS काटेगा काय में 194 में। ठीक है, कितना अमाउंट हुआ सर, देखो 2 लाख 150 और 140, मतलब ये तो 5 लाख से कम है, तो इसमें नॉर्मली लगना नहीं चाहिए क्योंकि इंडिविजुअल HOF है कौन, मिस्टर बी। बट इन एडिशन टू अबाउट मिस्टर बी रिसीव 20,000 डायरेक्टली फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब 20,000 इसने डायरेक्टली किसी से ले लिया। तो इसमें अपने देखा है 194 में कि अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट किसी और से डायरेक्टली अगर पैसे ले लेता है, एक तो उसको पैसे थ्रू आते हैं किसके, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, बट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अगर डायरेक्टली पैसे ले लेता है तो वो भी अमाउंट में इंक्लूड होता है, उस पर भी TDS कटता है, तो वो 20,000 भी इंक्लूड होगा। तो ये मिला के हो जाएगा टोटल 5,10,000। और इसने ना पैन नहीं दिया है, मिस्टर बी ने पैन नहीं दिया है किसको, ई कॉमर्स ऑपरेटर को, तो TDS 194 में नॉर्मल कितना करता है सर 1%। ठीक है, और पैन नहीं दो तो 206 AA में कितना करता है सर 20% की जगह 5%। यहाँ 20% नहीं, यहाँ 5% है, तो ये कितना कटेगा सर 5%। तो 5,10,000 पे 5%, 25,500 इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन इज मिस्टर एन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट अंडर सेक्शन 194J। तो इसने मिस्टर एन ने जो है ना क्या किया है, एन की बात पूछ रहे हैं ना, तो एन ने ना पेमेंट किया है कितना कितना, देखो 40,000 किया ऑफिस प्रीमाइसेस के लिए और 60,000 किया है किसके लिए, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। तो 194J में पर्सनल पर्पस के लिए आप अगर करते हो पेमेंट तो उस पर 194J नहीं लगता है। तो जो ऑफिस प्रीमाइसेस के लिए इनने 40,000 पे किया है उस पर ही TDS कटेगा 194J में 10% का, तो 40,000 पे 10% 4,000। ठीक है, 10.3 इज मिस्टर एन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर 194M। तो 194M में करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि इनका क्या बोलते हैं 50 लाख से कम पेमेंट किया है इनने, तो 194M नहीं लगेगा। ठीक है, 10.4 इज मिस्टर बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट इक्वलाइजेशन लेवी ऑन द अमाउंट्स पेबल टू टम्बल LLC एंड डूडल लिंक। अब बेटा ये दो कंपनीज है, टम्बल LLC एंड डूडल लिंक। ठीक है, इनको इसने एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे दिया है, कितना कितना, देखो मिस्टर बी ने 1,10,000 और 1,05,000। ठीक है, अब जो डूडल लिंक है ना उसका इंडिया में P है, तो उसमें सर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगना चाहिए। अगर इंडिया में P है तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगना चाहिए। बट वो जो इंडिया में P है ना वो काम किसका करता है, डिज़ाइनिंग सर्विसेज का। मतलब जो ये सर्विस दे रहा है एडवर्टाइजमेंट की, इट इज़ नॉट इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच PE। अगर वो इफेक्टिवली कनेक्टेड होता सच PE से तो अपने को इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगता। बट जो उसका इंडिया में P है वो कंपनी का, वो डिज़ाइनिंग सर्विसेज दे रहा है, तो वो क्या होगा सर, उसमें इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि P है बट वो इफेक्टिवली कनेक्टेड नहीं है वो सर्विस, एडवर्टाइजमेंट सर्विस, तो यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगा। तो दोनों अमाउंट पे इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा, 1,10,000, 1,05,000, 6,600 एंड 6,300 @2%। ठीक है, दोनों पे इक्वलाइजेशन लेवी 2% बोल रहा हूँ, 6% इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगा। ठीक है, मैं 2% वो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला बोल देता आपको, 165A वाला वो नहीं होगा। कितना होगा सर, 6% लग जाएगा 1,10,000 पे और 1,05,000 पे। ठीक है, अब सर नेक्स्ट, व्हाट इज मिस्टर बीज GTI इफ़ ही डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 BAC। तो अब ये जो बी है ना इसको अपनी ऑडिट नहीं करवाना है, इसको अपनी बुक्स ऑडिट नहीं करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 44 ADA में करना पड़ेगा। अब इसकी टोटल कितनी बताऊँ, इसको 40 लाख मिला हुआ है कहीं से। ठीक है, 40 लाख मिला हुआ है प्लस 4 लाख मिला हुआ है प्लस ये पैसा मिला हुआ है प्लस ये 5,10,000 मिला हुआ है। तो आप ये करोगे टोटल तो कितना होगा, ये 49,10,000 होगा टोटल करोगे तो, और उसका 50% 2455 इसकी इनकम हो जाएगी 44 ADA में। तो टैक्स कितना आएगा 57960। ठीक है, तो इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सकते। बस यहाँ पे एक पॉइंट वो ध्यान में से दिमाग में था कि जो 20,000 जो है ना, ट्रिकी पॉइंट 20,000 ये ऐड करना पड़ता है अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को डायरेक्टली मिलता है तो, और ये वाला पॉइंट था इसमें
पी वाला कि पी तो है बट जो एडवर्टाइजमेंट सर्विस है वो इट इज़ नॉट इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच पी, तो फिर इक्वलाइजेशन लेवल लगने ही वाला है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट इसमें ट्रिकी पॉइंट थे बस। तो यहाँ पे अपना 10th क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब गाइस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है इसने कि ऑन 1/4/21 यूआई लिमिटेड इंडियन कंपनी बोरोड 50 करोड़ एट 9.5% पर एनम फ्रॉम एमिंग यूएस एंटिटी। अब देखो बेटा ये बेसिकली ट्रांसफर प्राइसिंग क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका उसने ट्रांसफर प्राइसिंग का नॉलेज चेक किया इस क्वेश्चन में बेसिकली। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसने किसी और ने गारंटी किया उसको, वो उसका एई है, ऐसा वैसा पूरा उसने दिया हुआ है, तो अपने को एई कैसे है वो बताना पड़ेगा इसमें, मतलब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही क्वेश्चन आया तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए ये एई है। ठीक है, ऑब्वियसली आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी पर वो कंडीशन देखना इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वो देख लेना आप। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरेस्ट कितना अलाउड होता है। तो यहाँ पे आपको देखो बेटा नेट प्रॉफिट दिया 8 करोड़ आफ्टर डेबिटिंग, इंटरेस्ट 6 करोड़, 1.25 उसमें लोकल बोरिंग का इंटरेस्ट है एंड 2.5 करोड़ का इसका डेप्रिसिएशन है एंड 1.5 करोड़ का इनकम टैक्स है। तो ये अपन ऐड बैक कर देंगे पूरा तो 18 करोड़ आ जाएगा इसका, 8 करोड़ प्लस कितना 6 प्लस 2.5 प्लस 1.5, तो अपना इबिडा कितना आ जाएगा, अपना इबिडा आ जाएगा सर 18 करोड़। इबिडा इज 18 करोड़ रुपीज़। तो सर इबिडा अगर 18 करोड़ हो गया तो अपना अलाउड कितना रहता है सर, 30% ऑफ इबिडा इज अलाउड, 30% ऑफ इबिडा इज अलाउड, उसके ऊपर का डिसअलाउड, ये अपन ने पढ़ा है अभी तक। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड इन द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ यूआई लिमिटेड फॉर AY 22-23 if for AY 21-22 there was an interest expenditure disallowed to the extent of 4 करोड़। पिछले साल डिसअलाउ हुआ है 4 करोड़। आपको पता है अगर पिछले साल डिसअलाउ होता है, कोई भी इंटरेस्ट 94 में डिसअलाउ होता है तो आप क्या करते हैं उसको आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 94B में जो भी इंटरेस्ट डिसअलाउ होता है उसको आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यही ट्रिकी पॉइंट है इसमें, यही पूछा गया है इसमें। तो बेसिकली आपको अलाउड कितना रहेगा सर, देखो 5.4 करोड़ अलाउड है इस बार। ठीक है, तो अपना 6 करोड़ में से 1.25 करोड़ लोकल बोरोइंग का है तो इसको तो हटा दो, तो कितना बचा सर 4.75 करोड़ बचा, तो ये अलाउड रहेगा। ठीक है, वो अलाउड रहेगा। तो 5.4 में से 4.75 करोड़ अपन ने एई को पे किया है, 4.75 करोड़ अपने एई को पे किया है तो अलाउड रहेगा ही। ठीक है, अब जो एडिशनल पास लिमिट बची है इस साल की 5.44 करोड़ तक, उतनी अपन पिछले साल जो डिसअलाउ हुआ था उसको भी अलाउ कर देंगे। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से सुनो, देखो 5.4 करोड़ अलाउड है एई को पे करना अपने को। ठीक है, अपन ने सिर्फ इस साल 4.75 करोड़ ही पे किया है, 1.25 करोड़ तो लोकल बोरिंग का है, वो तो नॉर्मली अलाउड रहेगा, उसमें कोई लिमिट थोड़ी है, इस पर लिमिट नहीं है, ये तो अलाउड रहेगा ही। अपने को एई को कितना पे किया है 4.75 करोड़, अपने को अलाउड कितना था 5.4 करोड़, तो अलाउड रहेगा क्या, यस सर 4.75 करोड़ अलाउड रहेगा। अभी जो बची हुई लिमिट है इसकी, उसमें पिछले साल जो डिसअलाउ हुआ था उतना इस लिमिट का वो अलाउ हो जाएगा। मतलब जो 0.65 करोड़ पिछले साल का बचा हुआ है 4 करोड़ में से, वो 0.65 करोड़ भी अलाउ हो जाएगा इस साल। तो अपने को अलाउड कितना हो जाएगा सर 4.75 प्लस 1.25 प्लस 0.65, टोटल 6.65 करोड़ अलाउड हो जाएगा। अब सर अपन आगे कैरी फॉरवर्ड कितना कर सकते हैं, 4 में से 0.65 माइनस करके कितना बचेगा 0.35 बचेगा ना, यस, तो 3.35 करोड़ अपन आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली यही चीज़ टेस्ट की थी इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब सेकंड क्वेश्चन बेटा ये इस बेसिस पे है कि यूआई लिमिटेड ने क्या किया, टर्बो इक्विपमेंट सेल किया 30 करोड़ का, खरीदा 30 करोड़ का, इंपोर्ट किया एंड उस पर 4.5 करोड़ की ड्यूटी पे की। फिर इसने सेल कर दिया किसको, टी लिमिटेड को, कितने पे 40 करोड़ में। मतलब एई से परचेस किया और अनरिलेटेड पार्टी को बेच दिया, अपनी एई से परचेस किया और अनरिलेटेड पार्टी को बेच दिया। मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है सर, ये किस चीज़ का क्वेश्चन है, यह रिसेल प्राइस मेथड का पे, रिसेल प्राइस मेथड। तो हम क्या करते हैं इसमें, एई से खरीदा मतलब ज़्यादा में खरीदा होगा और इसने अनरिलेटेड पार्टी को बेच दिया, तो अनरिलेटेड पार्टी को जो बेचा ये सही प्राइस है, ये है अनटेंटेड प्राइस, इसमें से अपन जीपी माइनस कर देंगे, इसमें नॉर्मल जीपी मार्जिन दिया है अपने को, अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन 20%। तो बेटा 40 करोड़ अपना क्या है, 40 करोड़ अपना अपने रिसेल प्राइस जो बेचा है इक्विपमेंट का अनरिलेटेड प्राइस का 40 करोड़ से। ठीक है, उसमें सर जीपी मार्जिन 20% है, वो माइनस कर देंगे तो अपना कितना बचा सर 32 करोड़। ठीक है, 32 करोड़ बचा। और सर अपन ने लिया कितने में बताओ, लिया आपने 30 करोड़ प्लस 4.5 करोड़, बट यहाँ पे लैक में अमाउंट दिया, इसमें टेंशन डरना मत, वो करोड़ सी है, अपन ने गलती से लिख दिया, टाइपिंग मिस्टेक है वो, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, 40 करोड़ में से 8 करोड़ माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 32 करोड़।
ठीक है। और अपन ने परचेस कितने में किया, 34 करोड़, अपन ने कितने किए 34.5 करोड़ इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी। तो अपन को करना चाहिए था कितने में, 32 करोड़ में करना चाहिए था ये ALP अपना, अपन ने कितने में किए 34.5 करोड़ में, मतलब अपन ने 2.5 करोड़ ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है। तो ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किया है अपने 2.5 करोड़ का, ये अपनी इनकम में ऐड हो जाएगा। येस, दिस इज द अमाउंट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट, 2.5 करोड़ विल बी अमाउंट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट। ठीक है, यही आंसर है इसका। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये सर, अगर इन्हें रिपेट्रिएट किया कब, इन्हें रिपेट्रिएट किया कब 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 किए, बताओ बताओ बताओ, 31/3/23 को, 31/3/23 को रिपेट्रिएट किए। और इसमें इसने क्या बोला है कि इन्हें सुओ मोटो वो कर लिए थे, क्या बोलते हैं, प्राइमरी एडजस्टमेंट सुओ मोटो ऐड कर लेते हैं। अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट सुओ मोटो अपन ऐड कर लेते हैं तो अपन को कब तक करना पड़ता है, ड्यू डेट से 90 डेज़ के अंदर आपको रिपेट्रिएट करना पड़ता है, ड्यू डेट से 90 डेज़ के अंदर। अगर आपने ड्यू डेट से 90 डेज़ के अंदर रिपेट्रिएट नहीं किए तो आपको इंटरेस्ट लगता है ड्यू डेट से ही। ठीक है, ड्यू डेट से ही इंटरेस्ट लगता है। कितने रेट पे, अगर सर अमाउंट है डिनोमिनेटेड इंडियन करेंसी में तो SBI प्लस 3.25%, SBI रेट प्लस 3.25%। अगर अमाउंट डिनोमिनेटेड है फॉरेन करेंसी में तो लिबोर प्लस 3%। ठीक है, ये सब पूछा है इसमें बेसिकली। SBI का रेट दिया अपने को बेटा 11.25% 1422 को और 10.25% 1423 को। तो यहाँ भी ध्यान रखना है, अपन 1 अप्रैल का रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का SBI रेट लेते हैं। देखो दोनों चीज़ दीदी यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए अपन क्या करते हैं, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का 1 अप्रैल का लेते हैं। तो 10.25% आप ये वाला 11.25% ये वाला रेट लोगे। ठीक है, इसमें कितना ऐड करोगे, SBI रेट पे कितना ऐड होता है 3.25%। अब बेटा इसने 31/3/23 को रिपेट्रिएट किया है, कब करना चाहिए था, इसको कर देना चाहिए था 90 डेज़ के अंदर, 90 डेज़ के अंदर नहीं किया तो यहाँ तक के इसको इंटरेस्ट लग जाएगा। तो कितना सर 11.25 प्लस 3.25 14.5% पे इसको इंटरेस्ट लगेगा। अब सर नंबर ऑफ डेज़ कितना है सर, नंबर ऑफ डेज़ देखेंगे अपन कितने हैं, तो दिसंबर के 30 नवंबर को करना चाहिए था इसको, तब नहीं किया इसने, मतलब सॉरी एक मिनट रुको, 30 नवंबर ड्यू डेट रहेगी इसकी, क्योंकि ये ट्रांसफर प्राइसिंग वाला केस है। तो 30/11 इज ड्यू डेट, इसको करना चाहिए था 90 डेज़ के अंदर। अगर 90 डेज़ में नहीं करता है तो इंटरेस्ट कब से लगता है पता है, शुरू से, फिर से 90 डेज़ के बाद इंटरेस्ट लगना चालू नहीं होता, शुरू से लगता है, शुरू से फिर से इंटरेस्ट लग जाता है। तो दिसंबर 31, जैन 31, फेब 28 और मार्च 31, 121 डेज़ का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो 121 डेज़ का इंटरेस्ट 14.5% से 2.5 करोड़ पे, तो 1201,712 इज़ द आंसर। ठीक है, ये 11.3 का आंसर हो गया। 11.4, अगर मान लो उनको रिपेट्रिएट नहीं करना है तो एडिशनल टैक्स पे कर दो। अगर रिपेट्रिएट नहीं करना है तो एडिशनल टैक्स पे कर दो। कितने रेट पे, 18% प्लस 12% प्लस 4%। कितने रेट पे, 18% प्लस 12% प्लस 4% पे एडिशनल टैक्स पे कर दो। तो 2.5 करोड़ पे 18% प्लस 12% प्लस 4% 20.9964% पे आप टैक्स पे कर दो और निकलो। तो आपने पे कर दिया, तो 5241,600 इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल। अब मान लो वो ये बोल रहा है कि 31/3 की जगह 15/3/23 को ये क्या करता है, डिसाइड करता है रिपेट्रिएट करने का। बेटा अगर 90 डेज़ के सॉरी एडिशनल टैक्स पे करने का, ये बोल रहे हैं ना, नहीं, हाँ देखो अगर आपने 90 डेज़ के अंदर एडिशनल टैक्स पे कर दिए तो कोई टेंशन नहीं है। अगर 90 डेज़ के अंदर एडिशनल टैक्स पे कर तो कोई टेंशन नहीं है। 90 डेज़ के बाद आपने अगर एडिशनल टैक्स पे करने का डिसाइड किया किसी दिन, अगर 90 डेज़ के बाद आपने डिसाइड किया कि हमको इस दिन एडिशनल टैक्स पे करना है, तो क्या करेंगे, उस दिन तक का क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट लगाएंगे और उस दिन से इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। उस दिन तक का इंटरेस्ट लगाएंगे और उस दिन के बाद से इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा और उस दिन अपने टैक्स पे करना पड़ेगा, एडिशनल टैक्स। तो बेटा एडिशनल टैक्स पे कर देंगे जो भी रेट पे, और वहाँ तक का इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 15 मार्च तक का। 31 मार्च तक कितने दिन हुए थे बेटा अपने, 121 डेज़। तो 15 मार्च तक कितने दिन होंगे, 105 डेज़। 16 दिन माइनस कर लो उसमें से, तो बचे 105 डेज़। तो 14.5% पे 105 डेज़ का इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब देखो 11.6 क्या पूछा है, देखो ये वो वाला पूछा है कि अपन अनरिलेटेड पार्टी से भी अगर ट्रांजैक्शन करते हैं और प्रायर एग्रीमेंट ऑफ सेल कर लेते हैं अपन रिलेटेड पार्टी से, तो उसमें वो यही होता है। अपन ने जो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन देखा है ना, वो वाली चीज़ पूछा है। देखो ये इन्होंने प्रायर एग्रीमेंट कर लिया सेल का, सेम गुड्स का, तो वो जो वो ट्रांजैक्शन था ना, यही वाला, इससे कैसे दिखाऊँ तुमको, एक बार दिखा देता हूँ फट से, कौन सी बात पूछ रही है, ये वाला ट्रांजैक्शन पूछ रहा है कि देयर इज अ प्रायर एग्रीमेंट बिटवीन अनरिलेटेड पार्टी एंड एई एंड टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर डिटरमाइंड बाय एई। तो क्या हो जाते हैं, अनरिलेटेड पार्टी और जो ये होते हैं ये भी क्या हो जाते हैं, एई हो जाते हैं। ठीक है,
ये पूछा है इसमें बेसिकली, तो अपन वापस उसमें जाएंगे अपने शीट में, तो इसीलिए तीनों ए ही हो जाएंगे, बेसिकली वही आंसर है इसका, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा ट्रिकी एडिशनल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 10th क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब है सर 11th क्वेश्चन खत्म हो गया आपका यहाँ पे। अब 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बात कर रहा है। तो ये दो लोग हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर ए ने कितना निकाला सर 1 करोड़ 5 लाख और मिस्टर बी ने 98 लाख। अब मिस्टर बी ने पिछले 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो लिमिट कितनी होगी 194 एन के लिए 20 लाख रुपीज़ की लिमिट होगी 194 एन के लिए। मिस्टर ए ने फाइल किया है, तो इसके लिए लिमिट क्या है सर 1 करोड़ की। तो इसको लगेगा सर बताओ 5 लाख पर 2% 10,000, और मिस्टर बी की लिमिट कितनी है सर 20 लाख की, तो इसका टोटल है 98 लाख, ठीक है। किया मैंने कैलकुलेट यहाँ पे, तो 20 लाख के ऊपर कितना हुआ 78 लाख पर 2%, तो 156। तो आंसर कितना है सर 10,156। सिंपल, वेरी सिंपल आंसर। 12.2 assuming that credit balance in the provision for bad and doubtful debts on 1/4/21 is 21 lakh, the cooperative bank can for EY 22-23 claim। अब cooperative bank कितना क्लेम कर सकता है, देखो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है GTI बिफोर एनी डिडक्शन इज 100 लाख, और एग्रीगेट एडवांसेस रूरल ब्रांचेस जो किए हैं वो 120 लाख है, ठीक है। तो सर 36(1)(7)(a) में कितना मिलता है इंडियन बैंक्स को, कितना मिलता है बताओ सर 8.5% ऑफ GTI बिफोर डिडक्शन एंड 10% ऑफ एग्रीगेट एवरेज एडवांसेस मेड बाय रूरल ब्रांचेस। तो एग्रीगेट एवरेज एडवांसेस कितने हैं 120 लाख, उसका 10%, और GTI बिफोर डिडक्शन कितना है 100 लाख, उसका 8.5%। ये दोनों आप ऐड करोगे 20,50,000 आपका आंसर आ जाएगा 36(1)(7)(a) में, ठीक है। डन, सिंपल। 20.3 SFT में कौन से इनको ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करने पड़ेंगे, तो देखो दोनों का रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टर बी ने विड्रॉ किया मोर देन 50 लाख करंट अकाउंट में से, और मिस्टर के ने एक क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया है 10 लाख के ऊपर, यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ 15 लाख का ऊपर इन्हें क्या बोलते हैं 12 लाख का इन्हें क्रेडिट कार्ड से पे किया है, ऐसा कुछ दिया। कितना दिया है देखो, वन ऑफ द कस्टमर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक मिस्टर के पेड 12 लाख आउट ऑफ बिल्स ऑफ 15 लाख रेज इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड अकाउंट बाय अकाउंट पे चेक। तो ये बेटा दोनों अपने को SFT में दिखाना पड़ता है, ठीक है। सर हमको तो पता ही नहीं था बेटा, कोई बात नहीं, इतना याद रख लो, यहाँ पे करंट अकाउंट में 50 लाख से ऊपर किया तो करना पड़ता है, और 10 लाख के ऊपर क्रेडिट कार्ड से किया इसलिए ये याद रखना पड़ता है। तो ना ये जो सेविंग अकाउंट का जो अपने 10 लाख के ऊपर किया ना, सेविंग बैंक में बहुत सारी जगह 10 लाख की लिमिट है और 50 लाख की करंट अकाउंट में, तो ये दोनों लिमिट याद कर लो। इसमें से पेपर में आएगा तो ठीक है, नहीं तो इसके बाहर से आएगा तो छोड़ देना, सिंपल, क्योंकि इतना भी याद नहीं रख सकते, ठीक है। पर SFT की जो पेनाल्टी होती है वो याद रखना, ठीक है। SFT की पेनाल्टी कितनी लगेगी बैंक को, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो बेटा इसमें ना इनने क्या किया है, बैंक ने ना 30-10-22 को इनने फर्निश किया है, ठीक है। 30-10-22 को मुझे बताओ SFT की जो डेट रहती है, ड्यू डेट कब रहती है 31 मई की, ठीक है। 31 मई की ड्यू डेट रहती है, इन्होंने कब किया है 30-10 को, नहीं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट 30-10 को इन्हें करने बोले, बैंक को एक नोटिस आई 39 को जिसमें उन्होंने बोला कि 30-10 तक कर दो आप, ठीक है। तो ये एक्सपायरी ऑफ नोटिस हो गया, ठीक है। और बैंक ने कब किया 25/11 को, तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ नोटिस कितना पेनल्टी लगता है 500 पर डे, और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ नोटिस 1000 पर डे। तो सर एक्सपायरी कब होता है, जैसे मान लो यहाँ पे इनको 31 मई को करना चाहिए था, इनको 31 मई को करना चाहिए था, ठीक है। इनको नोटिस आई 39-22 को, उन्होंने नोटिस में बोला कि 30-10-22 तक कर दो आप, तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ नोटिस कब हुआ 31 मई से लेके 30-10-22 तक का पीरियड हो गया बिफोर एक्सपायरी ऑफ नोटिस, और 30-10-22 से 25/11-22 ये हो गया आफ्टर एक्सपायरी ऑफ नोटिस। तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ नोटिस कितना लगता है 1000 पर डे, और बिफोर एक्सपायरी ऑफ नोटिस 500 पर डे, ठीक है। तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ नोटिस कितने दिन हो गए, देखो मई के बाद जून, ठीक है, जून के 30, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के 30 डेज, तो 152 डेज इंटू 500 पर डे 76,000, और अक्टूबर का बचा हुआ 1 डे 31 अक्टूबर, और नवंबर के 25 दिन 26 डेज, इसका कितना 26 इंटू 1000 26,000, तो 1,02,000 इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर, सिंपल। 271 FA की पेनाल्टी जो होती है SFT की 500 पर डे बिफोर एक्सपायरी ऑफ नोटिस एंड 1000 पर डे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ नोटिस, ये याद रखना, ये आता है बहुत बार, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट ऑन 26/2/22
अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द कोऑपरेटिव बैंक गॉट सक्सीडेड बाय अनदर बैंक। ठीक है, तो एक कोऑपरेटिव बैंक अनदर कोऑपरेटिव बैंक से सक्सीड हो गया। तो जब सक्सेशन होता है तो क्या होता है, जब सक्सेशन होता है तो क्या होता है बेटा, तब ये होता है बेटा कि ना जो अमाउंट है वो डेज़ के अंदर अपन बांट देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो 350 लाख का 3,50,000 का इनका क्या है, डेप्रिसिएशन है, और 30 लाख का इनने काय में किए, VRS में। तो 30 लाख जब VRS में किए तो इसमें ट्रिकी पॉइंट क्या है बेटा कि VRS का अमाउंट ना 5 इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड होता है। तो 30/5 6 लाख इस साल में अलाउड होगा। ठीक है, तो 350 का भी 331 डेज 26 to 22 तक, एंड 6 लाख का 331 डेज, तो टोटल 861,507 इतना अलाउड होगा। ठीक है, तो क्या बेसिकली एक ही इसमें पॉइंट था ये वाला, ये निकाल के आपको 331 डेज का निकालना चाहिए था, बस सिंपल। तो यहाँ पे आपका 12th क्वेश्चन भी खत्म हो गया बेटा। बहुत कम टाइम में अपन बहुत फास्ट कर रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी को स्पीड कम करके करनी है तो आप जो मेरे पुराने वीडियोज़ है वो देख सकते हो, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है उसमें, सिर्फ कुछ क्वेश्चन में अमेंडमेंट है जो मैंने ऊपर लिस्ट दी है जिसकी। ठीक है, तो बाकी आप अगर आपको फास्ट लग रहा है तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन वहाँ जाके देख सकते हो। और सर हमको जाके अगर बीच बीच के क्वेश्चन देखना है तो बेटा हर जगह कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प किसी ना किसी भले आदमी ने डाल ही दिया है, कोई भला मानुस है, कोई मतलब भगवान जैसे आदमी होते हैं उन लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो जाके आप लोग टाइम स्टैम्प में कूद जाना सीधे। ठीक है, और इस लेक्चर का टाइम स्टैम्प तो आपको मिल जाएगा नीचे, यहीं पे मैं दे दूंगा, मैं खुद दे दूंगा। ठीक है, तो बेटा 12th क्वेश्चन यहाँ तक हो गए, और आपको अगर सही में पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ देखो लाइक कर देना। कमेंट तो बहुत सारे लोग करते ही नहीं है यार। ठीक है, मैं उनको मतलब ब्लेम नहीं करता, जिसकी इच्छा है वही करेगा, जो नहीं करना चाहता नहीं करेगा, बट लाइक ज़रूर कर देना कमेंट नहीं भी कर रहे हो तो। ठीक है, ओके। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक्स प्राइवेट लिमिटेड इंडियन कंपनी है, वाई प्राइवेट लिमिटेड US कंपनी है। ठीक है, और बोथ आर प्रमोटेड बाय मिस्टर आयुष, जो दोनों में 30% होल्ड कर रहा है। मतलब क्या दोनों, ये दोनों क्या हो गए, ए ही हो गए। एक ही बंदा दोनों में क्या 30% होल्ड कर रहा है, तो दोनों क्या हो गए, ए ही हो गए, सिंपल। ठीक है, एक्स की अपने को बैलेंस शीट दी है, एक्स ने वाई से 620 लाख का लोन्स लिया हुआ है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे कितने, हाँ नॉर्मल जो वाई को, मतलब वाई ने एक्स को जो लोन दिया है वो 6.5% पे दिया है, नॉर्मल वाई कितने पे देता है 4% पे। तो एक्स ने क्या किया, 2.5% महंगा लोन लिया है, 2.5% महंगा लोन लिया उससे, मतलब 2.5% महंगा लोन लिया, मतलब अपन ने इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर 2.5% से बढ़ा दिया अपना, मतलब अपनी इनकम इतने से कम हो गई। ठीक है, तो अपने को प्राइमरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसका। ठीक है, सिंपल। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि दोनों ए ही क्यों है। तो पहली बात तो देखो टोटल एसेट्स का 51% से ज़्यादा है ये। ठीक है, पहली बात। दूसरा बात, इसमें क्या बात है कि एक ही बंदा दोनों को होल्ड कर रहा है। ठीक है, 30%, मतलब 26% ज़्यादा दोनों में होल्ड कर रहा है। तो फर्स्ट रीज़न हो गया और थर्ड रीज़न हो गया, तो फर्स्ट और थर्ड आंसर है। ठीक है, कि 51% ज़्यादा बुक वैल्यू है लोन की, लोन की वैल्यू 51% ऑफ बुक वैल्यू एसेट से ज़्यादा है, और ये दोनों एक ही बंदा होल्ड कर रहा है 30% से ज़्यादा दोनों में। ठीक है, अब प्राइमरी एडजस्टमेंट का अमाउंट निकालना है। तो देखो लोन का अमाउंट कितना है, 620 मिलियन। इस पर कितना घपला है सर, 2.5% घपला है। ठीक है, कितने, 1 जुलाई 21 को इन्हें लोन दिया, तो कितने महीने के लिए सर, 9 मंथ्स के लिए। अप्रैल में जून छूट गया, जुलाई से 9 मंथ्स हुए, तो 9/12 इंटू 2.5% घपला और 620 मिलियन का लोन, तो 11.625 मिलियन, दैट इज़ 1,16,25,000। क्या ये प्राइमरी एडजस्टमेंट का अमाउंट आ गया। अब बेटा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 13.3 क्या बोलता है अपने को कि अगर उसने प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या बोलते हैं, एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया जो एओ ने मेड किया 31/3/23 को। ठीक है, तो एक्स को अब क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर उसको एडवांस नहीं मनवाना है तो बेटा क्या करेगा वो, या तो एक काम करो, या तो 90 डेज़ के अंदर लेके आ जाओ वापस, जो एओ ने ऑर्डर दिया ना उस डेट से 90 डेज़ के अंदर लेके आ जाओ, रिपेटेड कर लो। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो एक काम करो, टैक्स पे कर दो, और जिस दिन टैक्स पे कर रहे हो तब तक का इंटरेस्ट भर दो। ठीक है, तो सर टैक्स कितना पे करोगे आप, 18 + 12 + 4 20.9664। ठीक है, तो वही दिया है। या तो आप 90 डेज़ के पहले लेके आ जाओ, 90 डेज़ तक लेके नहीं आते हो तो एक काम करो, 90 डेज़ के बाद आप टैक्स भर दो, कितना, इतने पे, और जिस डेट तक को लाए तब तक का इंटरेस्ट पे कर दो, तो वही आंसर है। ठीक है, वेरी इजी। अगर मान लो एक्स ने एक्सेप्ट किया प्राइमरी एडजस्टमेंट जो एओ ने मेड किया ऑन 31/3/23, ठीक है, और उसने रिपेटेड नहीं किया 31/3/24 तक, तो भैया 1 साल का इसको क्या लग जाएगा भैया, इंटरेस्ट लग जाएगा सीधे सीधे। 90 डेज़ के अंदर आना चाहिए था, 90 डेज़ तो छोड़ो, इसने अगले साल लाया सीधे। ठीक है, अगले साल तक नहीं लाया तो ये 1 साल का इसको इंटरेस्ट लग जाएगा। कितने रेट पे सर, SBI रेट उस दिन 10% दिया है 1/4/23 को, तो 10% प्लस अपन क्या करेंगे, ये रूपी में डिनोमिनेटेड है। ठीक है, ये रूपी में डिनोमिनेटेड है, तो
10% प्लस SBI रेट प्लस 3.25% ऐड कर देंगे, SBI रेट प्लस 3.25% ऐड कर देंगे, तो अपन ने 13.25% इंटरेस्ट आ गया अपना कितने पे, ये जो हमने अमाउंट निकाला अभी 11625, इस पे अपन 13.25% रेट लगा देंगे इंटरेस्ट का, तो आंसर आ गया 154313। सिंपल। 13.5 बार बार 15 18 क्या क्या बोल रहा हूँ, 13.5। तो अब ये जो इन्हें किया तो इसकी पेनाल्टी क्या में होती सर? देखो, अगर आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं किए तो फेलियर टू रिपोर्ट एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, अगर ये है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, और इसमें 200% पेनाल्टी लगती है। कितनी लगती है? 200%। तो ये इन्हें ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं किया है तो इसको पेनाल्टी लग जाएगी 200% मिस रिपोर्टिंग मान के। ठीक है, ओके। और अगर मान लो ऐसा उल्टा हुआ, क्या बोलता है ये कि अगर जैसे अभी वाई ने एक्स को लोन दिया, अगर एक्स वाई को लोन देगा इतने रेट पे, तो क्या होगा बेटा? अगर उल्टा हुआ ना, लोन अगर एक्स ने वाई को दिया तो अपनी इंडिया में इनकम ज़्यादा आ रही है तो टेंशन नहीं है अपने को, अगर इंडिया में इनकम ज़्यादा आ रही है तो टेंशन नहीं है, अगर इंडिया से इनकम ज़्यादा जा रही है बाहर तो टेंशन है, अगर इंडिया में इनकम ज़्यादा आ रही है तो क्या टेंशन है? तो नो एडजस्टमेंट हो जाएगा। 13.6 नो एडजस्टमेंट, अगर इंडिया में इनकम ज़्यादा आ रही है तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, 13 क्वेश्चन खत्म हो गया। 14 क्वेश्चन देखो बेटा, इजी सा है। 139 में लॉस दिया हुआ था 14 लाख का, 143 में 13.5 लाख का लॉस आ गया, 143 में 10.5 लाख का लॉस आ गया, और 147 में इनकम आ गई 2 लाख की। तो बेसिकली समझ में आ गया आपको ये 270A की पेनाल्टी क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है? 270A की पेनाल्टी क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन एकदम, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेनाल्टी ऑन एडिशन ऑफ 50,000 टूवर्ड्स पर्सनल एक्सपेंडिचर इज करेक्ट? बेटा जो ये वाला है 50,000 का एक्सपेंडिचर जो इसमें ऐड हुआ है वापस, तो इससे पेनाल्टी लगेगी कोई? नहीं, इस पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी क्योंकि 143(1) में एडजस्टमेंट है। 139 से 143(1) में अगर कोई एडजस्टमेंट हो रहा है और इनकम बढ़ रही है या लॉस कम हो रहा है तो उसको अपन पेनाल्टी नहीं लगाते उस पर, उसको हम अंडर रिपोर्टिंग नहीं बोलते, तो इसमें पेनाल्टी कुछ भी नहीं लगेगी। ठीक है, अब 270 में 143(3) का जो एडिशन हुआ उसकी पेनाल्टी बताओ अगर मिस रिपोर्टिंग नहीं है तो 50%। काय में सर? ये जो लॉस कम हुआ अपना 13.5 लाख से 10.5 लाख लॉस हो गया, तो मतलब ये क्या हुआ सर? ये 3 लाख की इनकम बढ़ गई। देखो इसमें डिफरेंस कितना है? 3 लाख का। अगर लॉस कम हुआ 3 लाख का तो 3 लाख की इनकम बढ़ गई, तो 3 लाख पे चुपचाप 30% टैक्स लगा दो क्योंकि इस कंपनी को 30% टैक्स एप्लीकेबल है, तो 31.2% टैक्स लगा दो, उस पर सेस लगा दो 50, उस पर पेनाल्टी लगा दो 50%। 46,800 इज द पेनाल्टी, इज द आंसर। अब 270A में 147 निकालना है ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग ऐसा मानना है। बेटा देखो एकदम सेम क्वेश्चन आते हैं इसमें, एकदम सेम ट्रेडिशनल वे चल रहा है। पहले वो बोलता है कि मिस रिपोर्टिंग नहीं है, तब अपन 50% पेनाल्टी निकालते हैं, फिर बोलता है मिस रिपोर्टिंग है, फिर अपन 200% पेनाल्टी निकालते हैं। तो एकदम सेम क्वेश्चन चल रहा है सब कुछ, ठीक है, बहुत सेम चल रहा है। तो अब यहाँ पे URI कितनी है कि देखो 10.5 लाख के लॉस से 2 लाख की इनकम आ गई, तो डिफरेंस कितना हुआ? 10.5 लाख का लॉस कवर हुआ पहले, 0 पे आया, और 0 से 2 लाख इनकम पे गया, मतलब टोटल 12.5 का डिफरेंस है इसमें। कितना डिफरेंस है? 12.5 का डिफरेंस है। तो 12.5 की इनकम पे URI आ गई अपनी, उस पर टैक्स निकालो 31.2% से 200%, 7,80,000 अपना पेनाल्टी आ जाएगी। सिंपल। अगर मिस रिपोर्टिंग नहीं है 147 वाला तो क्या करेंगे अपन? एक मिनट रुक जाइए, 14.4 क्वेश्चन पढ़ लो पूरा। अज्यूमिंग दैट एडिशन मेड इन ऑर्डर अंडर सेक्शन 147 आर नॉट एन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग बट ओनली ऑन अकाउंट ऑफ अंडर रिपोर्टिंग, Z सीक्स टू क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम इम्पोजिशन ऑफ 270A। बेटा देखो मिस रिपोर्टिंग जो 200% होता है ना, उस पर इम्यूनिटी नहीं मिलती, उस पर इम्यूनिटी नहीं मिलती, बट किस पे इम्यूनिटी मिलती है सर? 270A में जब अंडर रिपोर्टिंग होती है 50% वाला, उस पर इम्यूनिटी मिल जाती है 276C में। ठीक है, उस पर इम्यूनिटी मिल जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एप्लीकेशन देना पड़ता है, तो उसमें क्या करना पड़ता है बेटा अपने को? अपन उस पर टैक्स और इंटरेस्ट पे करते हैं और अपन ये बोलते हैं कि हम इसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं करेंगे, इसके अगेंस्ट हम अपील फाइल नहीं करेंगे और टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दो तो पेनाल्टी से इम्यूनिटी मिल जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना इसको। फिर से बोल देता हूँ, देखो मिस रिपोर्टिंग जब होता है ना तब अपने को इम्यूनिटी नहीं मिल सकती 270A की पेनाल्टी से, पर अपन क्या कर सकते हैं? अगर अपने को इम्यूनिटी लेना है तो अपन क्या कर सकते हैं? अंडर रिपोर्टिंग में ले सकते हैं। कैसे? टैक्स इंटरेस्ट पे कर दो और एप्लीकेशन फाइल करो AO को और उनको बोल दो सर हम इसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं करेंगे, हम चुपचाप पे कर देंगे, तो फिर क्या होता है सर? तो अपने को इम्यूनिटी मिल जाती है पेनाल्टी से। ठीक है, आउट ऑफ द एडिशन ऑफ 3 लाख मेड बाय ऑर्डर पास बाय 143(3) एन अमाउंट ऑफ 1 लाख इज ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्स एंट्री डिलिबरेटली मेड बाय Z इन द बुक्स ऑफ अकाउंट।
अगर डेलिबरेटली फॉल्स एंट्री मेड की है तो 271 AD की पेनल्टी लगती है, जितना फॉल्स अमाउंट है उतना 1 लाख की पेनल्टी 271 AD में लगती है, और प्रोसिक्यूशन 276C में भी मतलब अट्रैक्ट होता है। अब देखो बेटा 271 AD की पेनल्टी याद नहीं है तो मेरा पेनल्टी का लेक्चर सर्च करो, जाके देखो, पेनल्टीज याद हो जाएगी पूरी, मेरी गारंटी, माई गारंटी, पेनल्टी याद हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, 15th क्वेश्चन। ठीक है, एक्स लिमिटेड, एक्स इज़ एन इंडियन कंपनी, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग में मेडिसिन का, ठीक है, और F&O भी करती है, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेडिंग करती है फ्यूचर्स और ऑप्शंस में। ठीक है, ठीक है, उनने 50 लाख का अमाउंट लेंड किए 6% पर एनम में, 3 करोड़। ठीक है, EBITDA कितना है सर? EBITDA 6 करोड़ है। ठीक है, तो बेटा ये वो यही वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक्स का पेटेंट भी है, 90% खर्चा इंडिया में हुआ है, मतलब इसको 115 BBF लग जाएगा, क्योंकि डेवलप्ड इन इंडिया है। डेवलप्ड इन इंडिया पेटेंट कितना होता है सर? जिसमें 75% खर्चा इंडिया में होता है। ठीक है, 15.1 व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डिसअलाउंस इफ एनी ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय एक्स टू वाई इन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एक्स। अब कितना होता है सर? 30% ऑफ EBITDA अलाउड रहता है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना है सर? 3 करोड़ टोटल इंटरेस्ट पे हुआ है ना, 3 करोड़। 30% ऑफ EBITDA 6 करोड़ का क्या बोलते हैं, 30% कितना होता है? 1.8 करोड़। तो इतना अलाउड है, तो डिसअलाउड कितना हो जाएगा? 1.2 करोड़ डिसअलाउड, 1.2 करोड़ डिसअलाउड हो जाएगा, सिंपल। एट वॉट रेट ऑफ टैक्स विल द इनकम ऑफ एक्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस डिविडेंड फ्रॉम F&O ट्रेडिंग बी टैक्सड अज्यूमिंग दैट इट ऑप्ट्स फॉर स्पेशल प्रोविजन इंट्रोड्यूस्ड बाय टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019। मतलब ये 115 BAA की बात कर रहा है। अब देखते हैं अपन, सर ये तो मैन्युफैक्चरिंग में है, तो इनको 115 BAA मिल सकता है, क्योंकि 1/10/2020 को स्टार्ट हुआ है। बट अगर कोई F&O की ट्रेडिंग करता है तो उसको 115 BAA अलाउड नहीं होता, वो एलिजिबल नहीं होता। अगर कोई भी 115 BAA की ट्रेडिंग, अगर वो F&O की ट्रेडिंग कर रहा है तो उसको 115 BAA अलाउड नहीं होता। तो इसको कौन सा अलाउड होगा? 115 BAA। कौन सा चलेगा इसको? 115 BAA। ठीक है, तो सर मैन्युफैक्चरिंग इनकम पे इसको कितना लगेगा? 22%। डिविडेंड कैसे मिल रहा है इसको? डिविडेंड कौन सी कंपनी से मिल रहा है देखते हैं इसको। डिविडेंड जो मिल रहा है ना बेटा इसको, वो मिल रहा है, एक मिनट, डिविडेंड का कहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा, डिविडेंड जो मिल रहा है वो इसने 30% होल्ड करता है उसमें, जिस कंपनी से वो डिविडेंड मिल रहा है ना, वहाँ पे ये 30% होल्ड करता है। ठीक है, तो सर अगर 30% होल्ड कर रहा है, मतलब ये क्या हो गई, उसकी स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी हो गई, जिसमें वो 26% से ऊपर होल्ड कर रहा है। मतलब डिविडेंड इनकम कितने पर टैक्स होगी सर? सेक्शन 115 BBD में 15% पर टैक्स होगी। तो इसलिए डिविडेंड इनकम पे 15% टैक्स रेट लगेगा। बेटा बहुत ट्रिकी पॉइंट है ये, डिविडेंड इनकम पे 15% लगेगा, क्योंकि वो 115 BBD में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये 26% और मोर फॉरेन कंपनी में होल्ड कर रही है इंडियन कंपनी। ठीक है, और बची हुई जो इनकम है कौन सी F&O की, वो भी 22% पर टैक्सेबल हो जाएगी अंडर सेक्शन 115 BAA। ठीक है, तो 115 BAA पे ये इनकम 22 चलेगी, पर जो डिविडेंड इनकम है वो 15% टैक्सेबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 115 BBD में टैक्सेबल होगी। बेटा ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब ऐसे ट्रिकी नहीं है, पर इस क्वेश्चन में ट्रिकी है। ठीक है, रॉयल्टी इनकम, बेटा 90% खर्चा इंडिया में हुआ है, तो BBF में टैक्सेबल हो जाएगी, 115 BBF में 10% पे, और ग्रॉस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, कोई एक्सपेंडिचर डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो 5 करोड़ की रॉयल्टी है, पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 90% खर्चा देखिए उन्होंने वही दर्शाया है। ठीक है, उस पर एक्सपेंडिचर भी दिया है, तो बेसिकली वही चाह रहा था वो कि अपन एक्सपेंडिचर को माइनस कर दे, नहीं करेंगे, अपन ग्रॉस अमाउंट टैक्सेबल करेंगे 10% पे अंडर सेक्शन 115 BBF। ठीक है, और 15.4 क्या बोल रहा है? इफ़ एक्स डिजायर टू अवेल द बेनिफिशियल रेट ऑफ टैक्सेशन प्रोवाइडेड अंडर टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019, देन अगर इसको 115 BAA लेना है तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, पर 80 JJAA डिडक्शन मिल सकता है। ठीक है, एडिशनल नहीं मिल सकता, बट 80 JJAA मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ बेटा अपने 15 क्वेश्चन खत्म हो गए, और 5 क्वेश्चन बचे। देखो बहुत कम टाइम में कर रहे हैं अपन इसको, इससे कम टाइम में पॉसिबल नहीं है करना, इससे कम टाइम में आप खुद भी नहीं कर सकते, कोई और भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, और जिसको फास्ट लग रहा है बेटा पुराने वीडियो जाके देख लो, पर्टिकुलर क्वेश्चन जाके। ठीक है, उसमें मैंने पूरा एंड टू एंड समझाया, एक एक क्वेश्चन, एक एक पूरा केस सिनेरियो पढ़ के समझाया है। ठीक है, ये मैं लास्ट डे प्रिपरेशन के हिसाब से बना रहा हूँ वीडियो, इसलिए इतना फास्ट चल रहा है। ठीक है,
तो पसंद आएगा तो लाइक पक्का करना, ठीक है, पक्का, क्योंकि बोल रहा हूँ क्योंकि बेटा ज़्यादा लोग के पास पहुँचता है। अब जैसे MCQ वाला वीडियो है, वो 120 MCQs वाला है, तो आपने अच्छा लाइक किया उसको, काफ़ी कमेंट किया आप लोगों ने, तो इट हैज़ गॉट मोर देन 30,000 व्यूज़, ठीक है, ऑलरेडी। और मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया उसका, कहीं पे भी कुछ प्रमोशन नहीं किया, सिर्फ आप लोग ही वर्ड ऑफ माउथ से पहुँचा रहे हो इधर उधर, ठीक है। तो ऑल थैंक्स टू यू फॉर सच अ अमेजिंग रिस्पॉन्स, मुझे इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत बहुत खुशी होती है, उसके लिए भी थैंक यू, और आगे भी आप जो शेयर करोगे उसके लिए भी थैंक यू, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, DEF Inc. एक फॉरेन कंपनी है, जो बाहर की कंपनी है, और उसका ना एक ऑफिस, ब्रांच ऑफिस इंडिया में है। वो इंडिया में किसी को FTS दे रही है 75 लाख के, बट FTS जो दे रही है ना वो अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, पहली बात। और उसका DDAA है जिसमें 10% रेट है, ठीक है। पर ना जो उसका ब्रांच ऑफिस है ना, उससे ये सर्विस कनेक्टेड नहीं है, ये ब्रांच ऑफिस से ये सर्विस कनेक्टेड नहीं है, मतलब इसमें 44DA नहीं लगेगा, इसमें 115A लगेगा। 44DA कब लगता है, जब ब्रांच ऑफिस हो और उससे कनेक्टेड हो सर्विस, यहाँ पे लगेगा 115A, ठीक है। अब यहाँ पर 10% रेट दिया DDAA में, और 115A में FTS का रेट कितना रहता है, 10% रहता है, करेक्ट। तो सर मुझे एक बात बताओ सर कि FTS का रेट 10% अपने इनकम टैक्स एक्ट में, DDAA में भी 10% है, तो दोनों सेम है, तो कोई भी लोग क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं तो अपन क्या करते हैं नॉर्मली, इनकम टैक्स और DDAA विच एवर इज लोअर वो लेते हैं, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द SSC, तो लोअर लेते थे यहाँ पे, पर दोनों ही सेम है तो क्यों लेंगे दूसरा, मतलब दोनों लेंगे, मतलब कोई भी ले सकते फिर तो ना, बट ऐसा नहीं है बेटा, नो नो नो, ऐसा नहीं होता। क्या होता है पता है, कभी भी इनकम टैक्स रेट में ना सेस ऐड होता है 4% सेस हमेशा ऐड होता है, इसलिए कभी भी अगर सेम भी था रेट DTAA और इनकम टैक्स, तो अपन DTAA वाला रेट लेते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स में वो हो जाता है 10.4% और DTAA में 10% ही रहता है, तो अपन 10% लेते हैं ऑन 75 लाख रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि फॉरेन कंपनी का, देखो ये इसका P नहीं है इंडिया में, ठीक है, P है इंडिया में, P है, और DTAA भी है, ठीक है। तो मैट कौन सी फॉरेन कंपनी को नहीं लगता, फॉरेन कंपनी को मैट सिर्फ 2 केस में नहीं लगता, सुन लो क्या क्या। फॉरेन कंपनी इज अ रेजिडेंट ऑफ कंट्री विथ विच इंडिया हैज़ अ DTAA एंड सच फॉरेन कंपनी डज नॉट हैव एनी P इन इंडिया, ठीक है। Foreign company is a resident of country with which India does not have DTAA and foreign company not required to seek registration under any law। तो बेटा इंडिया का DTAA तो है इसके साथ, ठीक है, और ब्रांच ऑफिस भी उसका तो P है, तो इसको मैट लग जाएगा। तो द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15JB आर अट्रैक्टेड इन द केस ऑफ हैंड्स ऑफ DEF Inc. since it is a resident of country with which India has a DTAA and the branch office has P in India। अगर DTAA होता और P नहीं होता तो फिर मैट एप्लीकेबल नहीं होता, पर P है उसका, इसलिए मैट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन अपने सॉल्व हो गए। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है सर, जो उन्हें ना एक बॉटल प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स बेचे, ठीक है, तो उस पर क्या लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उस पर 112 में बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा 10% पे, विदाउट इंडेक्सेशन, विदाउट फर्स्ट प्रोविजन का बेनिफिट, जो TTBR TTSR वाला होता है उसके बेनिफिट के बिना 10% लगता है। फॉरेन करेंसी कन्वर्जन नहीं मिलेगा, ना ही इंडेक्सेशन मिलेगा उसको, करेक्ट। ये फॉरेन कंपनी को होता है। 16.4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अज्यूमिंग दैट द रेट स्पेसिफाइड इन DTAA आर सेम एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। तो बेटा मैट के टाइम अगर कैपिटल, देखो कैपिटल गेन कितने % पे है बेटा, अपने निकाले अभी ऊपर 10% पे, ठीक है, और वो जो दूसरा FTS वाली इनकम है वो भी 10% पे है, राइट। तो अपन को मैट कैलकुलेट करते टाइम इन दोनों को डिडक्ट करना पड़ेगा क्या, येस, क्यों, क्योंकि इनका दोनों का 15% से कम रेट है टैक्स का। तो इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी फ्रॉम कैपिटल गेन और सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट रॉयल्टी और FTS हैज़ टू बी रिड्यूस्ड व्हाइल कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट इफ टैक्स रेट्स ऑन अबव इनकम इज लेस देन मैट रेट। तो इन दोनों का 10% निकाल लिया अपन ने, दोनों का 10% है, और ये बोल रहा है DTAA में भी सेम है, मतलब DTAA में भी 10% है, ठीक है। तो बेसिकली 15% से कम है, बेसिकली क्या है 15% से कम है, तो जहां पे भी 15% से कम होता है वहां हम क्या करते हैं सर, वहां मैट कैलकुलेट करते हैं, बुक प्रॉफिट में से रिड्यूस कर देते हैं। क्या करते हैं हम सर, बुक प्रॉफिट में से रिड्यूस कर देते हैं। तो आंसर क्या है, बोथ कैपिटल गेन्स एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज हैव टू बी रिड्यूस्ड व्हाइल कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट ऑफ DEF Inc. फॉर लेवी ऑफ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। सिंपल, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपका 16 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। तो 17 क्वेश्चन में वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड इंडियन कंपनी है, ठीक है, उनका देखो टर्नओवर 1.1 करोड़ है, ओके, 5.5 लाख उनकी रिसीट्स है, कैश रिसीट्स, ठीक है। ये सब उन्होंने पेमेंट्स किए हैं, इसमें से इतना इतना और इतना इनने कैश पेमेंट किया है, ठीक है।
तो अभी अपन सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड रिक्वायर्ड टू गेट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB। अब 44AB के लिए क्या होता है बेटा, अगर आपको ऑडिट की टर्नओवर लिमिट कितनी होती है, 1 करोड़ होती है नॉर्मली, बट अगर आपका ये हो जाती है 10 करोड़ अगर आपकी कैश रिसीट्स अप टू 5% ऑफ टोटल रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर है एंड कैश पेमेंट्स अप टू 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है। ठीक है, अब टोटल रिसीट्स कितनी बेटा, देखो 1.1 करोड़ है, तो 5% कितनी हुई, 5.5 लाख, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर टोटल पेमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे होते हैं 6584,500, इनका 5% कितना है, 329,225, 329,225 अलाउड कितना है सर, देखो, और अपन ने ये अलाउड है 329,225, और अपन ने कैश पेमेंट कितना किए, अपन ने किया बेटा 7 लाख, ये और ये मिला के 7 लाख की है। तो क्या इनका टर्नओवर लिमिट 10 करोड़ हो पाएगा, नहीं, इनका टर्नओवर लिमिट हो गया 1 करोड़, और इनका टर्नओवर कितना किया इन लोगों ने, 1.1 करोड़। तो क्या इनको ऑडिट करवाना पड़ेगा क्या सर, यस सर, ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो देखो इनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है और उनकी कैश पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड कर रहे हैं 5%। ठीक है, तो बी इज द आंसर, 2 and 5 अबाउ। ठीक है, 17.2 व्हाट इज द अमाउंट टू बी डिसअलाउड फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स वाइल कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अब देखो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे अब 1.1 करोड़ से ऊपर है इन लोग, तो इनको जो रेम्यूनरेशन दिए ना 20 स्पेशलिस्ट को, इनने कुछ स्पेशलिस्ट को रेम्यूनरेशन दिए हैं। ठीक है, अब ये स्पेशलिस्ट है, ठीक है, उनको पेमेंट दिए हैं, तो ये रेम्यूनरेशन सैलरी नहीं है, ये प्रोफेशनल पेमेंट है। तो 194J में TDS काटना पड़ेगा इनको, इनने इस पर TDS नहीं काटा। सैलरी टू स्टाफ इनने पे किया है, ठीक है, और सबकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, तो इस पे इनको 192 पे TDS काटना चाहिए था, वो भी नहीं काटा। तो ये दोनों अमाउंट पे इसने TDS नहीं काटा, तो कितना परसेंट डिसअलाउंस, 30%। तो 35 लाख प्लस 20 लाख 55 लाख पे 30% डिसअलाउंस, दैट इज 16.5 लाख। देखो यहाँ पर डिसअलाउंस होगा 16.5 लाख का, सिंपल आंसर, इतना डिसअलाउंस करना पड़ेगा अपने को, सिंपल। अब 17.3 देखो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउबल अंडर सेक्शन 232(1) फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 ऑन कंप्यूटर परचेज। अब देखो यहाँ पे ना इन लोग ने कंप्यूटर परचेज किए 15 मई को, बट पुट टू यूज़ किया कब, 15 अक्टूबर को। तो जब से पुट टू यूज़ किया तब से डेप्रिसिएशन अलाउ होता है। ठीक है, तो 350 का इन्हें कंप्यूटर पुट लिए, बट ये जो कंप्यूटर लिए ना इन लोग के लिए उन्होंने ना इंटरेस्ट पे किए फ्रॉम 15 अप्रैल, कितना, 34,500। तो सर जब तक पुट टू यूज़ हुआ तब तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना पड़ेगा क्या, यस, तब तक का इंटरेस्ट इनको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कितने, 15 अप्रैल से इन लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कब तक, मार्च तक। तो 15 अप्रैल तक से मार्च तक कितना होता है सर, 11.5 मंथ्स, करेक्ट। तो 34,500 का इंटरेस्ट है, उसमें से इनको 15 अप्रैल टू 15 अक्टूबर इतना उनको क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज, बाकी इनको रेवेन्यू करना पड़ेगा। तो 11.5 मंथ से 15 अप्रैल टू 15 अक्टूबर 6 मंथ्स होते हैं, तो 6 मंथ्स का इनको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। 34,500 अपॉन 11.5 इंटू 6, 18,000 का इंटरेस्ट इनको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। एसेट वैल्यू कितनी है अभी, 350, 18,000 और कैपिटलाइज करना है, तो एसेट वैल्यू कितनी हो गई, 350 प्लस 18, 368। उसका डेप्रिसिएशन कितना है, कंप्यूटर पर होता है 368 इंटू 40% इंटू 1/2, क्योंकि इन्होंने पुट टू इसके 15 अक्टूबर को, मतलब लेस देन 180 डेज हो गया, लेस देन 180 डेज हो गया। तो ये कितना हो गया सर, 73,600। ठीक है, कितना हो गया, 73,600। तो यहाँ पे ये आंसर है। 17.4 सब, व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड फॉर द AY 22-23। तो देखो ग्रॉस रिसीट्स उनकी 1.1 करोड़ से, ठीक है, रेम्यूनरेशन सैलरी अदर एडमिन खर्चा जो है यहाँ पे, ठीक है, ये कितना है सर, ये 55.7 लाख है। डेप्रिसिएशन उनका 73,600 है, इंटरेस्ट नॉट कैपिटलाइज 16,500 प्लस डिसअलाउंस जो 40I में हुआ है 16.5 लाख है। ठीक है, 6989 ये आ गया उनका, ठीक है, कितना है, 6989। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये इनकी इनकम आ गई, सिंपल। अब सर पेनाल्टी इम्पोजिबल है क्या कैश रिसीट्स के लिए, तो इन्होंने 5,50,000 कैश रिसीट्स किए, ठीक है, इनको अलाउड है क्या, नहीं, 2 लाख से ऊपर लेने का अलाउड नहीं है, ना लेने का ना देने का। 20,000 2,20,000, तो 2 लाख से ऊपर लेने का नहीं है, तो इन्हें 5,50,000 लिए, तो इनको 269 ST में 5,50,000 का पेनाल्टी लगेगी। ठीक है, डिसअलाउंस होगा 269 ST में, और पेनाल्टी किस में लगेगी, DA में लगेगी पेनाल्टी, 271 DA। ठीक है, सिंपल। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें क्या है, बेटा लिमिटेड एक कंपनी है जो बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में है, जिनका नेट प्रॉफिट 33 लाख है, उनने डेप्रिसिएशन कंपनी का दिया हुआ है 15.2 लाख, इंटरेस्ट पेड टू एक्स सिंह फॉरेन कंपनी विदाउट डिडक्शन ऑफ TDS 150 लाख 1,50,000। ठीक है, और 10/4 को डिडक्ट किया
10/4/22 को और 7/5/22 को इनने क्या किया, रेमिट किया। तो इन्हें भैया अगले साल डिडक्ट किया है, इस साल उसका आपने को अलाउ नहीं करेंगे, डिसअलाउ कर देंगे पूरा। ठीक है। एक्सपेंडिचर किया उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च पे और कंट्रीब्यूट किया नेशनल लेबोरेटरी में। इसके अलावा उन्होंने कुछ मशीन खरीदी है। अपन क्वेश्चन देखते हैं पहला, व्हाट वुड बी द डेप्रिसिएशन अलाउेबल अंडर सेक्शन 32 इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर कार। अब देखो इन्होंने क्या किया है, परचेस की है न्यू प्लांट मशीनरी 40 लाख की 2 सितंबर को, पुट यूज़ की है 1 नवंबर को। ठीक है। इसके लिए उन्होंने लोन लिया 30 लाख का 1 सितंबर को, उस पर इंटरेस्ट पे किया 10% पर एनम। द कंपनी ऑल्सो परचेज मोटर कार फॉर 7 लाख ऑन 2 अक्टूबर 2019। ये बाद में देखते हैं। पहले भैया इन्हें क्या किया, 40 लाख का व्हीकल परचेज किया, उसके लिए 30 लाख का लोन लिया 1 सितंबर को और पुट यूज़ किया 1 नवंबर को। तो 1 सितंबर से लेके 1 नवंबर तक का इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे कॉस्ट में। हम क्या करेंगे, उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे कॉस्ट में। तो देखो इंटरेस्ट पेड फ्रॉम 1 सितंबर टू 1 नवंबर 30 लाख का इंटरेस्ट इंटू 10% इंटू 2/12 2 मंथ्स का कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है। कितने की मशीन है, 40 लाख की मशीन है। तो 40 लाख में 50,000 अपन ने ऐड करके 40 लाख 50,000 की कॉस्ट बना दिए। इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सर मशीनरी पे, 15%। ठीक है। पर ये पुट टू यूज़ 1 नवंबर को ही है, तो अपन कितना करेंगे सर, हाफ रेट देंगे इस पर, हाफ रेट 7.5%, 303,750। अब सर इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, कितना, 20% का हाफ 10%, तो 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन 4,05,000। अब सर इनने बोला है कि प्लांट एंड मशीनरी का 1/4/21 को ओपनिंग ब्लॉक था 95 लाख रुपीज़ का, तो 95 लाख रुपीज़ का अपन 15% डेप्रिसिएशन और ऐड कर देंगे, तो 14,25,000 ये भी आ जाएगा। तो 21,33,750 प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन आ गया। दैट इज़ योर आंसर, 21,23,750। ठीक है। अब सर दूसरी बात बोलता है ये अपने को इस पर निकालना है मोटर कार पे। अब मोटर कार कब ली है, 2 अक्टूबर 2019। ठीक है। तो ये तो पुट टू यूज़ 180 डेज और मोर है। ठीक है, ये तो पक्का हो गया। पर 2 अक्टूबर 2019 को ली है, मतलब इनने ली है बिटवीन 23/8/19 टू 31/3/20। मतलब इस पे सर रेट कितना लगता है, नॉर्मल 1530 लगता है, मोटर कार में 15 नॉर्मल 30 ऑन हायर। ये इस डेट के बीच में लिया तो 30/45 लगता है, 30 नॉर्मल 45 ऑन हायर, तो 30% मिलेगा इसको। तो इन्हें कब लिया था 2 अक्टूबर 19 को। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर 19-20 का डेप्रिसिएशन 30% माइनस होगा उसमें 7 लाख पे, तो 1/4/20 के अपने पास ओपनिंग WDV आएगी 4,90,000। उसमें 2021 का माइनस होगा तो 1/4/21 की ओपनिंग WDV आएगी 343। इस पे 30% डेप्रिसिएशन देंगे 102,900, तो ये अपने पास आएगा प्रीवियस ईयर 21-22 का डेप्रिसिएशन। तो 102,900 डेप्रिसिएशन आ गया। तो बेटा यहाँ पे क्या किया, पिछले साल की मशीनरी दिखाई अपने को, तो अपने को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते WDV पे आके अभी डेप्रिसिएशन निकालना है इस साल का। तो बेटा इसमें बेसिकली 2 पॉइंट ट्रिकी थे, एक तो ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज करने का, दूसरा यहाँ पे 30% रेट वाला, क्योंकि 2 अक्टूबर 19 को लिया है इसने, तो ये आपको याद नहीं रहता जनरली, और याद करें ना ये डेट्स 23/8/19 टू 31/3/20, इस टाइम पे 30 और 45 है। ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आ गया अपना। सेकंड का सर डिसअलाउंस कितना होगा, इस पे 100% डिसअलाउंस, एनआर को पे किया है, कोई पॉइंट ही नहीं उसमें, 150 100% डिसअलाउंस। तीसरा, व्हाट वुड बी द डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 35 इफ द कंपनी ऑप्ट्स फॉर स्पेशल प्रोविजन अंडर सेक्शन 115 BAA। अगर BAA ऑप्ट करते हैं तो बेटा कितना डिसअलाउड होगा, तो ये वाला डिसअलाउड होता है। ठीक है। कंट्रीब्यूशन तो डिसअलाउ होता है पूरा कंट्रीब्यूशन। जो 3511 और 14 है वो इन हाउस रिसर्च है, ये अलाउड होता है, तो अपन 2,20,000 और 80,000 3 लाख अलाउ कर देंगे, ये अलाउड हो जाता है। इन हाउस रिसर्च अलाउड होता है, जो अपन ने बाहर किया वो अलाउड नहीं रहता। और इन हाउस रिसर्च में भी जो बायोटेक बिजनेस में कंपनीज होती है 35 2AB वो भी अलाउड नहीं रहता, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है 115 BAA और BAB के लिए। ठीक है। 18.4, व्हाट वुड बी द इनकम ऑफ अंडर दैट PGBP इफ द कंपनी डज नॉट ऑप्ट फॉर BAA। अगर ऑप्ट नहीं किया तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट देखो 33 लाख दिया हुआ है ऊपर, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट दिया हुआ है, ऐड बैक कर देंगे, इंटरेस्ट पेड जो था वो डिसअलाउ कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट निकाला है अपन ने, 21,33,750 प्लस 102,900, ये आ जाएगा अपना 22,36,650। और इंटरेस्ट अदर देन कैपिटलाइज छोड़ के बेटा 5 महीने का इंटरेस्ट जो बचेगा, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने का, ठीक है, नहीं नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने का, वो इंटरेस्ट अपन 125 आ जाएगा अपना, वो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, वो लेस कर देंगे, अलाउ कर देंगे रेवेन्यू, तो 26,08,350 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर आप 115 BAA ऑप्ट करते तो क्या होगा, तो दो ही चीज़ होगी सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो अलाउ किया वो ऐड बैक कर देंगे, और जो आपने साइंटिफिक रिसर्च का कंट्रीब्यूशन आपने अलाउ किया वो ऐड बैक कर देंगे। ठीक है।
तो वो दोनों ऐड बैक कर दिए तो 405 और 5 लाख ऐड बैक हो गया, तो अपना 3513 350 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका बेटा 18 क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 है। अभी बहुत बेसिक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है सर कि देखो भैया, एक बंदी के पास लैंड था पुणे में, उनने कोई डेट को ली थी, फिर उन्हें क्या कि उसको कन्वर्ट कर ली, जिस दिन कन्वर्ट की उस दिन उसका FMV 300 लाख था, फिर 20 अपार्टमेंट बने उससे, 20 अपार्टमेंट इक्वल साइज़ के थे, उसमें से 14 पहले बेची, 6 बाद में बेची, तो अभी कितना लगेगा, बाद में कितना लगेगा। तो ये क्या है सर, ये कन्वर्जन वाला है। तो जिस साल आपका कन्वर्ट होता है उस साल कैपिटल गेन लगता है, पर टैक्सेबल कैपिटल गेन कब होता है, जिस साल फ्लैट्स सही में सेल होंगे। जब स्टॉक इन ट्रेड सही में सेल होता है उस साल कैपिटल गेन भी टैक्सेबल होता है, प्लस PGBP भी टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट है इस पूरे क्वेश्चन का। तो देखो इन्होंने कितने 20 फ्लैट्स बनाई उससे, ठीक है, और 40 लाख पर अपार्टमेंट बेच दिए इसने। ठीक है, और जो कॉस्ट ऑफ लैंड था, कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट था, ईच अपार्टमेंट 15 लाख रुपए था बनाने का लगा इसको। ठीक है, तो देखो पहले तो LTC देखते हैं अपन, जब उसने कन्वर्जन किया, जिस दिन कन्वर्जन किया तो एक साल पहले कन्वर्ट कर लिया उसने, तो जिस साल कन्वर्ट किया ना उस साल अपन क्या निकाल लेंगे, उसका कैपिटल गेन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे सर, FMV 300 लाख दी हुई है। ठीक है, और ये कितना देंगे सर, क्या बोलते हैं, एक मिनट, ठीक है, COA कितना देंगे, 50 लाख का COA था, तो 137 जिस साल ली थी उसने, और 301 जिस साल कन्वर्जन हुआ। ठीक है, उससे आपका क्या आ गया, कैपिटल गेन आ गया। ठीक है, अब ये टैक्सेबल कब करेंगे, टैक्सेबल करेंगे जिस साल ये बिका, जिस साल फ्लैट्स बिके उस साल टैक्सेबल करेंगे। तो इस साल सर प्रीवियस ईयर 21-22 की बात चल रही है ना, हाँ प्रीवियस ईयर, ये तो पिछले साल का क्वेश्चन है ना बेटा, इसलिए इसमें थोड़ा एक साल पीछे चल रहे हैं अपन। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 21-22 में कितने फ्लैट्स, 14 फ्लैट्स बिके। ठीक है, तो 119,14,599 का कैपिटल गेन आया, उसमें 14/20 अपन इस साल टैक्सेबल कर देंगे। और इस साल उन्होंने क्या किया, वो किए 20 लाख बॉन्ड से ऑफ RECL और 20 लाख बॉन्ड्स ऑफ NHI में इनने वो किए थे, क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट, तो 40 लाख का इनको एग्जाम्पशन मिल जाएगा 54 EC में। ठीक है, 93,10,219। बेटा बहुत कुछ समझाने का नहीं है इसमें, ट्रिकी पॉइंट कुछ है नहीं इसमें, एकदम ट्रेडिशनल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, 93,10,219 इसका वो आ जाएगा। अब सर PGP कितना टैक्सेबल होगा, तो देखो सेल वैल्यू कितना है इसका, सेल वैल्यू बेटा 40 लाख इंटू 14 फ्लैट्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट कितना है, 15 लाख पर अपार्टमेंट लगा 14 फ्लैट्स का। ठीक है, और 300 लाख का कॉस्ट ऑफ इनका लैंड है, जो कि अपन FMV को कॉस्ट बना लेते हैं PGBP के लिए। तो ये 14 फ्लैट्स की कितनी हुई, 210, तो माइनस कर दोगे तो 140 लाख इसका PGBP इनकम बन जाएगी उस साल की। ठीक है, अब अगले साल की अपने को PGBP और कैपिटल गेन इनकम निकालना है, तो बचा हुआ सर जो 14 फ्लैट का निकाला था अपन ने, वैसे 6/20 निकाल दो, और इस साल उन्हें 10 लाख 54 इसी में किया, तो वो माइनस कर दो, तो 47,04,340 यहाँ पे आ गया। और PGBP में 6 फ्लैट थे, सब निकालो सेम, तो माइनस करो 60 लाख आ जाएगा आंसर। इसमें कुछ भी वो नहीं है, मतलब ट्रिकी कुछ भी नहीं है। 19.4 ट्रिकी है। इसमें क्या हुआ सर, उनने एक वो दी थी फ्लैट रेंट पे, किसको, एक सैलरीड एम्प्लॉय को 60,000 पर मंथ पे, 60,000 पर मंथ पे रेंट पे दी थी। तो अब इसका काम रेंट करने का है क्या, नहीं, तो इसकी इनकम टैक्सेबल काहे में होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में होगी। पर और उसमें ना पॉइंट ये था सर कि वो जो बंदा है उसने क्या किया था, उसने उस पर 7200 का म्यूनसिपल टैक्स पे किया था। ठीक है, तो वो अलाउड रहेगा क्या, अलाउड रहेगा क्या बेटा, वो अलाउड जब रहता है जब वो ओनर पे करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। वो अलाउड कब रहता है, जब वो ओनर पे करता है। अगर वो पे कर रहा है टेनेंट तो अलाउड नहीं रहता। तो इसलिए यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पर टेनेंट ने पे किया म्यूनसिपल टैक्स, इसलिए अलाउड नहीं रहेगा। ये एक ट्रिकी पॉइंट था इस क्वेश्चन में, जो कि आपको खेल सकता था आपके साथ, तो मैंने बता दिया आपको, वो म्यूनसिपल टैक्स टेनेंट ने पे किया है तो अलाउड नहीं रहेगा। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में 60 इंटू 12 720 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 5,04,000 का म्यूनसिपल टैक्सेस पेड आ गया। ठीक है, तो 5,04,000 आंसर आ गया, 5,04,000 इनका इनकम आ गई। म्यूनसिपल टैक्सेस पेड आर ओनली अलाउड व्हेन पेड बाय ओनर, जब ओनर पे करता तब अलाउड रहता है, नहीं तो अलाउड नहीं रहते। ठीक है, ये एक पॉइंट पे खेल सकता था ये। 19.5, अब मिस्टर हरीश जो है लाइबल टू डिडक्ट टैक्स एक्ट सोर्स है क्या, रेंट जो पे किया उसने कितना किया, 60,000 पर मंथ किया। ठीक है, तो सर जब ये करता है 60,000 पर मंथ, तो कितने परसेंट पर टैक्सेबल, मतलब ये सैलरीड एम्प्लॉई है तो इसको 194I की लाइबिलिटी तो नहीं आती, इसको लाइबिलिटी आई आएगी, इसको आएगी 194IB की।
तो ये 194 IB में पे करेगा। किस में? 194 IB में। कितना परसेंट सर? 36,000 पर मंथ। ठीक है, तो ये 36,000 मतलब पर मंथ नहीं, सॉरी, आखिरी में 5% टैक्स डिडक्ट कर लेगा। करेक्ट बात? ठीक है, तो 720 में इसका 5% 36,000 ये आखिरी में डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, डन, सिंपल। चलो 19 क्वेश्चन भी डन हो गया। अब 20 क्वेश्चन बेटा और इजी है। ये तो बेटा 35 AD पे है, और इजी, वेरी इजी। 35 AD पे एकदम बेसिक क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है एकदम। क्या क्वेश्चन है सर? देखो, डिडक्शन 35 AD में कितना मिलता है? तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या बात है, लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलता, बाकी सब मिलता है। तो यहाँ पे लैंड का पॉइंट दिया होगा कि लैंड इतने में लिया उसने, तो लैंड छोड़ के बाकी मिल जाएगा। 3 करोड़ में से 1.25 करोड़ लैंड पे दिया, तो बचा 1.75 करोड़ मिल जाएगा। दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब इसने क्या बोला, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल दिया? सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है कि इसकी एक और होटल है जो भी सेम एलिजिबल बिजनेस में है। ठीक है, 15 साल पुरानी होटल है, जो भी एलिजिबल बिजनेस में है, उसका क्या करेंगे, उसका प्रॉफिट 130 लाख है, तो अपन क्या करते हैं, इसका लॉस उसके प्रॉफिट सेट ऑफ कर देते हैं। पीजीबी का एकदम बेसिक पॉइंट है 35 AD का, एकदम बेसिक पॉइंट। तो इसका इनकम कितनी है सर? 80 लाख की इनकम है इसकी। तो इसका 80 लाख की इनकम है मान लो, और 35 AD डिडक्शन होता है, तो इसका 95 लाख का लॉस होता है। ठीक है, 80 लाख में से 175 का डिडक्शन, तो 95 लाख का लॉस होता है इसका। पर दूसरे वाला जो है उसकी इनकम कितनी है? अनदर 4 स्टार होटल है, उसकी इनकम 130 लाख है, तो उससे सेट ऑफ हो जाएगा, तो बची 35 लाख इनकम। सिंपल, एकदम सिंपल, कुछ भी इसमें ट्रिकी कुछ भी नहीं है ट्रिकी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अगर जो 1.25 अपन ने लैंड लिए वो कैश में लिए होते तो क्या आंसर होता? सेम आंसर होता। कैश में लिए होते तब भी अलाउड नहीं होता 35 AD में। ठीक है, सेम आंसर होता। कंसिडरिंग द assumption given in question 20.2, what would be the tax payable by PQ और LLP? टैक्स पेबल कितना रहेगा? तो बेटा देखो, 35 लाख पे अपन सीधे निकाल सकते थे, वैसे नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, इसमें AMT की एप्लीकेबिलिटी चेक करेंगे। तो अपन जो डिडक्शन मिला 175 का वो ऐड बैक कर देंगे, 2 करोड़ 10 लाख इनकम आ जाएगी। फिर डेप्रिसिएशन ऐड माइनस करेंगे 10% 175 पे, तो 192 50 आ जाएगी। AMT लगाएंगे 18.5%, सरचार्ज 12% क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर है, और सेस लगेंगे 4%, तो 41 48 140 इसका आंसर आएगा। 41 48 140, ये इंपॉर्टेंट ट्रिकी पॉइंट है। यहाँ पे आप क्या करोगे पता है? 35 लाख आपका आंसर आया, इस पर आप 10% 30% टैक्स लगाओगे और 4% सेस लगाओगे ना, तो 1092 आंसर आएगा। और आप ये करके आओगे, यहाँ ये गलती मत करना, जहाँ पे भी 35 AD डिडक्शन चैप्टर 6 से पार्ट सी और 10AA 3 डिडक्शन दिखते हैं, वहाँ पे AMT की एप्लीकेबिलिटी चेक कर लेना मेरे भाई, प्लीज़ प्लीज़ चेक कर लेना। ठीक है, 20.5, वुड मिस्टर पी बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJA इन AY 22-23? ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये एम्प्लॉयज़ है, इसमें से देखो ये वाला अलाउड रहेगा, ये वाला भी रहेगा। 25,500 नहीं रहेगा, 24 लेस देन 150 डेज है, नहीं रहेगा। ठीक है, अब सर जो 25,000 एग्जैक्टली है वो अलाउड रहता है क्या? येस, एग्जैक्टली 25,000 अलाउड रहता है, ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, एग्जैक्टली 25,000 वाला अलाउड रहता है, एग्जैक्टली 25,000 अलाउड रहता है। ये बात आपको यहीं पे खेलता है, ये एग्जामिनर आपको 25,000 दे देगा, अब आप सोच में पड़ जाओगे कि 25,000 अलाउड रहता है कि नहीं रहता, तो एग्जैक्टली 25,000 अलाउड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलाउड हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंटू मंथ्स इंटू 6 जो भी आपका सैलरी है वो करेंगे, तो इतना आएगा, इंटू 30% अलाउड रहता है 6381, इट विल बी योर आंसर। तो बेटा यहाँ पे आपके 20 MCQs खत्म हो गए। तो बेटा यहाँ पे आपके 20 तक मैंने केस सिनेरियोस पूरा करवा दिए हैं। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने बोला था 21 to 30 आप कैसे करना है। 21 से 30 तक बेटा कोई भी चेंजेस नहीं है, आप मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हो, मैं उसको एक काम करूँगा फिर से रीअपलोड कर दूँगा, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे दूँगा उसकी, वो देख लो। 21 to 30 वहाँ से सॉर्ट हो जाएगा पूरा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। उसमें से 3 चेंजेस है, वो बता देता हूँ आपको तुरंत, अब भी कि अब भी। देखो यहाँ पे उसमें चेंजेस कौन से हैं, 24.2, 25.5 और 29.4। ठीक है, ये चेंजेस है ना, ये दिखाता हूँ क्या चेंजेस है इसमें, एकदम फालतू चेंजेस है। 24.2, 25.5 एंड 29.4। ठीक है, तो अपन जाते हैं 24.2 पे सीधे। 24.2 देखो आने वाला है, हाँ ये 24 क्वेश्चन आ गया, 24th क्वेश्चन। ठीक है, 24.2 पे आते हैं। 24.2 पे बेटा सिर्फ ईयर चेंज हो गया, पहले ये 21 था, यहाँ पे 22 हो गया है। ठीक है, ये चेंज है एक। ठीक है, अब 25.5 पे जाते हैं। 25.5 ये क्वेश्चन हट गया, 25.5 ये चेंज हुआ एक, और 29.4 29th क्वेश्चन कहाँ पे भाई, जल्दी आओ टाइम वेस्ट मत करो हमारा।
29th क्वेश्चन देखो, 29th क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं है, ये पॉइंट 4th क्वेश्चन है, इसमें बेटा ये 1% है आंसर, बी आंसर ये है। पहले ये 0.75% था, क्यों? क्योंकि वो जो कोविड का रेट थे ना 3/4 वो था, तो अभी चेंज हो गया 1% हो गया बस, मतलब आंसर वही है, बस 0.75% था तो 1% हो गया है। तो ये 3 चेंजेस है, इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं है, इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं है। तो आप पुराना वीडियो एनी टाइम रेफर कर सकते हो, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अपन ने ऑलमोस्ट, आपको अगर लग रहा होगा तो 1 hours 45 minutes में अपन ने पूरा कवर कर लिए हैं, ठीक है, शुरू से आखिर तक MCQs 1 से 20 तक, ठीक है। मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए इसमें, जहाँ ट्रिकी पॉइंट्स है वो बता दिया, जहाँ प्रोविजन कवर हुए प्रोविजन याद कराया आपको मैंने, प्लस ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया आपको जितना एग्जाम ओरिएंटेड वे में करा दूँ। इसके अलावा किसी को देखने अगर तो बेटा नए क्वेश्चन यहीं पे देख लो, ठीक है। नए क्वेश्चन की लिस्ट, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन में चेंजेस ये वाले हुए हैं, इतने क्वेश्चन में चेंज हुए हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन देखने हैं तो आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हो आराम से, 1 to 10, 11 to 20, 21, 30, उसमें डिटेल में कराया हुआ है हर एक क्वेश्चन, ठीक है। तो जिसको भी ऐसा लग रहा है ये बहुत स्पीड में है वो वहाँ जाके देख लो, बट ये मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के लिए सर्व कर देगा पर्पस, एंड एग्जाम के लास्ट डे पे बहुत काम आ सकता है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से देखो भाई, प्लीज़ अच्छे से देखो, और कैसा लगा प्लीज़ बताना कमेंट करके, क्योंकि देखो इसके पीछे बहुत एफर्ट्स लगते हैं। आपको मैंने 20 केस सिनेरियो 1 hours 45 minutes में कराए हैं, तो आप सोचो उसके पहले मैंने कितनी मेहनत की होगी। आप बीच बीच में वो कट दिख रहे होंगे यहाँ पे वीडियो में, तो वो हर MCQ प्रिपेयर करके फिर बोलना पड़ता है ना कि इसमें कितना क्या है, क्या चीज़ें पूछी है, हर ट्रिकी पॉइंट निकालना, उसको प्रिपेयर करना, उसमें बहुत टाइम लगता है। एंड आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट, मैं जस्ट जो इसके पीछे मेहनत लगती है वो बता रहा हूँ आपको। तो अगर आपको, मैं और ये कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ करो मेरे लिए, बस आपको पसंद है तो कमेंट करके बताना, और आपके जितने दोस्त हैं उन सब के साथ शेयर करो, ठीक है। शेयर करना, शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो काफ़ी है, और अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एग्जाम लास्ट डे मैराथन में अनअकैडमी चैनल पे लेने वाला हूँ, 23rd को इंटरनेशनल डेस्क का लाइव मैराथन, और 25th को DT का पूरा फुल मैराथन, ठीक है। आपको अटेंड करना कर सकते हो। इस चैनल पे मैं ट्राई कर रहा हूँ रिकॉर्डेड मैराथन एक पुट कर दूँ, अपलोड कर दूँ, तो उसमें मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, अगर हो पाए तो मैं पक्का कर दूँगा, ठीक है। इसके अलावा थोड़े से और रिविजन्स में डाल रहा हूँ लास्ट डे के हिसाब से, और बस ऑल द बेस्ट। 1 to 250 MCQs किसी ने देखा नहीं होगा, 1 to 120 MCQs किसी ने देखा नहीं होगा तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरे चैनल पे मिल जाएगा वो, और 31 से 40 केस सिनेरियोस मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो में आ रहा है उसके लिए बता रहा हूँ। तो बस इतनी ही बात थी, थैंक यू सो मच। नोट्स इसके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वो ज्वाइन कर लेना, उस पर बाकी नोट्स मिलते हैं, बाकी ऑडियोज भी मिलते हैं, और सारे अपडेट्स रहते हैं मेरे, ठीक है। और अनअकैडमी CA में बहुत सारे रिविजन लेता रहता हूँ, तो वहाँ जाकर देखना, तो वहाँ भी बहुत सारे देख सकते हो आप। बस इतनी बात करनी थी आपसे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से बेटा पढ़ना, अच्छे से पेपर देना, और पेपर के बाद मुझे पक्का बताना कैसा गया पेपर, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं।